सभी बच्चे को राधे राधे, जोहार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। संस्कृत का आज सेकंड क्लास, मतलब इतना लंबा चौड़ा हो गया था, क्लास का संख्या में गिनना उसको तो संभव नहीं है सर। 3-4 घंटा तो फर्स्ट दिन पढ़ा दिए थे ना, तो आज जो शेष भाग है या फिर और बच जाएगा तो आपके लिए सर हमेशा उपस्थित रहेंगे बोले हैं। तो संस्कृत सर आइए, फिर अपना क्लास लीजिए। चलिए, संस्कृत सर आ गए, सबको ध्यान से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरे मेहनत से उस नंबर को, वो जो लक्ष्य है, वो जो मंजिल है 15 नंबर का, वो पूरा करेंगे आप लोग, मन से पढ़ेंगे। आज जो बच्चा टेस्ट दिए है, आप लोग रिजल्ट पता है? 150 निर्मल कितना है? 150 कितना है आपका? 99। चलिए, आपका सुनील, तो आप जमा करना चाहिए था ना बेटा, आप मांग के लेकर कीजिएगा ना। आपका भैया चलो, ये अनिल सिख, तुम्हारा आशीष 105 सही है, आपका 99 सही है। चलो, आपका बोलो 100 सही है। मैसूरी, तुमने रिकॉर्डे तोड़ दी है। क्वेश्चन तुम घर ले गई थी मांग के, अब पता नहीं 134 नंबर आता है सर 150 में। 134 लाई है 150 में, बताइए। 134 वही ना, आश्चर्य कर रहे हैं, हमको तो आश्चर्य हो गया। ये रश्मि लाई है 128 ना, कितना 132 लाई है, ये चल रहा है रश्मि मैन। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, चलो बहस नहीं करेंगे। आप लोग कुछ जो कम नंबर लाए कृपया मेहनत करें। अग्नेश बेटा मेहनत करो, ठीक है। बीच में नहीं पढ़ी थी। रूपाली, आपका तो कितना नंबर है? 90। तब रूपाली देखो, रूपाली एकमात्र ऐसा बच्चा, ये सर ये ऐसा बच्चा है, शुरू जब आई दिन CDP पढ़ाते ना, कुछ इसको समझ में नहीं आता, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो बोला जाता ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, सिल पर पड़त निशान। तो जो है ना, ये उदाहरण है बच्चों का। ये धीरे धीरे मेहनत कर, आप कोई भी सेट बनाइए 90 पार कर जाती है। कोई चीज से सेट करवा लीजिए, 150 को 90 आराम से पार। चलो, संस्कृत क्लास का आनंद लेंगे आप लोग, ठीक है। सबको धन्यवाद, मन से पढ़िए, ली ठीक। चलिए, सभी को सुप्रभातम। आवाज नहीं आई। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जोहार। तो हम लोग आज शुरू करेंगे क्या? संस्कृतम। क्या शुरू करेंगे? संस्कृतम। क्या शुरू करेंगे? ऊपर लिखा है दिनांक, मतलब क्या होता है? डेट। दिनांक मतलब डेट होता है। संस्कृतम माने, संस्कृत क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और न केवल एक भाषा है अपितु संस्कृत जो है, सच कहें तो पूरे संसार की जो ज्ञान है उसका पुंज है संस्कृत। यानी संसार का ज्ञान रूपी पुंज क्या है? वो संस्कृत है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये संस्कृत से जुड़े हुए हैं, और हम भी सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं। तो उस दिन बात किए थे, हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी। वचन कितने होते हैं? कौन कौन? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुरुष कितने होते हैं? 3। पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी प्रकार हमने बताया था कि कारक कितने होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में कारक 6। पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। वैसे बताए थे विभक्तियां कितनी होती हैं, तो विभक्तियां अभी बताए 7 विभक्तियां होती है। कौन कौन? माँ, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति नहीं है। तो वैसे इस प्रकार से 7 विभक्तियां होती हैं, और संबोधन को संबोधन ही माना गया है। हमने आप लोगों को एक बात बताया था कि संधि बताए थे। संधि की परिभाषा कुछ बताए थे, क्या होता है? 2 वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार युक्त एक नया वर्ण आ जाता है, उसे क्या बोलेंगे? संधि। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम भी बताए थे, याद है? कौन संधि? अच संधि। क्या संधि? अच संधि। व्यंजन संधि का हल संधि, और विसर्ग संधि का नाम नहीं है। स्वर संधि के भी भेद बताए थे। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके अपवाद को भी हम लोग पढ़ लिए थे, है ना? उसमें से था प्रकृति भाव संधि, जिसमें प्रगृह्यम में कौन सा सूत्र था? ई दू देत द्विवचनम प्रगृह्यम। दूसरा अदसो माठ, इतना याद है? और तीसरा था ओत। इस प्रकार से वो भी पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग व्यंजन संधि को भी पढ़ लिए।
हाँ, उसको भी स्वाहा कर दिया। इसके बाद विसर्ग को भी स्वाहा कर दिया। तो आज शुरू करेंगे हम लोगों का जो सिलेबस था पहले से, यानी वर्णों का उच्चारण था और जो 6 to 8 के लिए हैं उनका था वर्ण के प्रकार। तो आज जो हमने बताया था कि 200 प्रश्नों का सॉल्व कराएंगे, ठीक है। पीडीएफ आ चुका है फोन में, तो आप लोग अपना पीडीएफ को खोल लीजिए और एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे। जो न समझ में आए उसको हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, और जो समझ में आए उसको याद कर लेंगे। निकल गया सबका? चलिए अब शुरू करें। उस दिन हमने आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान भी पढ़ाया था, सही बात है ना। तो उसमें से आया है पहला प्रश्न है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या होगा? कैसे सूत्र याद है किसी को? किसी को नहीं? क्या था? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इसका मतलब कंठ से उच्चारित होने वाले जितने वर्ण हैं उनको कंठ्य कहेंगे, और सारे कंठ से उच्चारित होते हैं वो कौन कौन थे? तो अकुह, अ मने अ और आ, कु मने कवर्ग, ह मतलब ह, और विसर्ग मतलब विसर्ग। ये सारे वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। अगर टेस्ट में यानी जेटेट का एग्जाम में अ के बदले आ पूछ लिया कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ लगाएंगे। ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ लगाना। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पूछ लेगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठी लगाना है। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न जेटेट में ही आएगा, जेटेट में यही आएगा, ऐसे भी भ्रम में नहीं रहना, ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। दूसरा लिखा है आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताएं? कंठ होता है। तीसरा है ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या उच्चारण स्थान क्या है? हमने बताया था कि इन दोनों ई में कोई अंतर है, ये क्या है और ये क्या है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ह्रस्व। क्या बोलेंगे? ह्रस्व। और इसे बोलते हैं दीर्घ। जो वर्णों के भेद पढ़ रहे होंगे उनको पता है कि ह्रस्व स्वरों की मात्रा कितनी बताई थी? 1, और दीर्घ स्वरों की मात्रा 2, प्लुत स्वरों की मात्रा 3, और व्यंजनों की मात्रा कुछ बताए होंगे, याद है? कितने मात्रा के होते हैं व्यंजन? आधे मात्रा के होते हैं, यानी 1/2, हाफ मात्रा। इसलिए व्यंजन वर्णों के नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। शुद्ध व्यंजन जब भी रहेगा तो उसमें हलंत सहित रहेगा। जैसे हम कहें क, तो क में क्या क्या है? अगर हम कहें कि क, तो इसमें कौन कौन है? क हलंत और क हलंत, और अगर हम कहें का, तो क हलंत और ये सब समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बात, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। तो ये ह्रस्व ई है, ये कौन सी ई है? ह्रस्व ई, और ये दीर्घ ई। कभी आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन ह्रस्व ई, तो इस पे सही लगा देना है। ऑप्शन में 4 में से रहेगा तो उसमें इस समय उस समय क्या करेंगे आप? ह्रस्व ई पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद देखिए 4 नंबर में लिखा है दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ह्रस्व ई का पता चल गया था, क्या है? इचु यशानाम तालुहु। वह सूत्र जब याद रहेगा तो उस समय आप जल्दी हेल्प कर लेंगे, नहीं तो फिर आप याद करके जाएगा ई का क्या होता है? ई का तालु। ठीक है, इतना तो याद करके पता चला, वहां चौ पूछ लिया तो चौ का भी क्या है? तालु। क्यों? सूत्र था इचु यशानाम तालु। इसके बाद पूछा है दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो जहां ह्रस्व ई का है वहीं पर दीर्घ ई का भी उच्चारण स्थान है। इसके बाद है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ कहां से उच्चारित हो रहे थे? ओष्ठ। क्यों? सूत्र था अपू पद्मानयानाम अष्टौ। इसके बाद लिखा है हो का उच्चारण स्थान, अभी भी बताया हो का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो बोलेंगे इसको कंठ। और ये जो ह है ये कंठ्य ध्वनि कहलाएंगे। क्या ध्वनि कहलाएंगे? ध्वनि हमने वर्ण ही होता है। आगे बढ़े। लिखा है यो का उच्चारण स्थान क्या है, तो यो का क्या है? तालु। कैसे? इचु यशानाम तालु, ऊ याद होना चाहिए। इसके बाद पूछा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का क्या होता है? हाँ, सूत्र अभी भी पढ़े ना कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। एक लाइन याद कर लेना मुश्किल से, वो फिर आपको हेल्प करेगा बहुत। इसके बाद है री का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट है 10वां क्वेश्चन यहाँ का, ङ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ङ आपको फंसा देगा। इस तरह का पूछेगा जैसे ङ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कोई बता सकते हैं? पहला क्या लिखा है? क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम बताएं क्यों। क्योंकि लिखा है सूत्र में अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, मतलब कु। कु मतलब होगा क ख ग घ ङ, तो ये भी उसी में आ रहा है।
और इसके बाद वहां जब गए थे 4 के बाद 5वां में, तो यम गणना नाम नासिका च, तो उनका इसका मतलब होता है च मने कंठ और नासिका। इतना समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं? तो इस प्रकार 10 प्रश्नों अपने आप सॉल्व हो गया, अगर दिमाग में होगा तो। सब लोग बुद्धि को लाए हैं साथ में, मैंने कोई छोड़ के आए? आगे बढ़े जी। लिखा है, अब संधि से प्रश्न है, ये जो जितना था ये वर्ण के उच्चारण और उनके भेद से था। अब आते हैं संधि से। लिखा है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? तो किसी को याद है दीर्घ संधि का सूत्र क्या बताए थे? बोलिए, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए इस बार हमने पूछा आप लोगों से कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, पूछ लेगा कि गुण संधि का सूत्र क्या है, तो बोलेंगे आद गुण। क्या बनेगा? आद गुण। इसके बाद देखिए नीचे लिखा है गुण संधि का सूत्र क्या है, तो सूत्र है आद गुण। आद गुण समझा दिए थे। अकह सवर्ण दीर्घ में क्या समझाए थे, किसी को याद है? ट्रिक कुछ बताए थे, किसी को याद है? नहीं? बहुत बढ़िया। ओ या आ के बाद, ओ या आ आए तो क्या बचेगा? आ बचेगा ना। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई बचेगा, ह्रस्व ई नहीं। ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दीर्घ उ बचेगा। उसी प्रकार री, इसके बाद दीर्घ री आए या फिर ह्रस्व री के बाद दीर्घ री आए तो दीर्घ री बनेगा। इसके बाद पूछा है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, तो क्या है? वृद्धि रेची। 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक वृद्धि रेची रहेगा, तो याद कर लेना वृद्धि से संबंधित वृद्धि रेची हो जाएगा, है ना। आद गुण नहीं करना है, क्यों? वृद्धि संधि का सूत्र पूछा है तो वृद्धि रेची कर देना है। मान लीजिए आपको याद नहीं है गुण संधि का सूत्र क्या है, तो थोड़ा सा पीछे देख लेना कि आद गुण रहेगा, अकह सवर्ण दीर्घ रहेगा, वृद्धि रेची रहेगा, या इचो अयवयावह रहेगा। तो गुण संधि पूछा है तो किसमें टिक लगाना है? आद गुण। समझ में आ रहा है मेरी बात? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। लिखा है, स्वर संधि का अपर नाम क्या है? अपर माने क्या होता है? कहीं अगर लिखा हुआ है ना संस्कृत में अपर, अपर माने होता है दूसरा नाम। क्या होता है? तो स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कोई दिक्कत है क्या? अच, अच क्यों कहते हैं स्वर संधि को, या स्वर को अच क्यों कहते हैं? बताए थे कुछ नहीं? हमने कुछ लिखा था कोना में, 4 गो कुछ लिखे थे, कुछ लिखे थे। हाँ, ओ ई ऊण री लिरिक ए ओंग ऐ औच, है ना। तो ये क्या है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। याद में रहेगा, उसमें ऑप्शन में रहेगा चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश। तो 14 में होता है चतुर्दश। इसमें लगाना है चतुर्दश, मतलब 14 होते हैं। कौन? माहेश्वर सूत्र। ये माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकले हैं? तो शिव जी के डमरू से निकले थे। कहाँ से? शिव जी के डमरू से। इसलिए महेश्वर कहते हैं किसको? शिव जी को। और माहेश्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी के डमरू से निकला हुआ ये ध्वनि है। समझ में? आगे बढ़े। और उन्हीं सूत्रों को हमने बताया था कि ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? प्रत्याहार सूत्र भी कहलाते हैं। किसको? माहेश्वर सूत्र को। और वो कुल कितने हैं? 14। बताए थे उपसर्गों की संख्या कितने होते हैं? उपसर्ग, हाँ, पर इत्यादि 22 को संस्कृत में बोलेंगे द्वाविंशति। क्या बोलेंगे? द्वा मैंने 2, विंशति मैंने 20। 1 का संस्कृत, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, नवम नहीं 9, 10 का 10। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। लिखा है, हल संधि का अपर नाम यानी दूसरा नाम क्या है? यानी व्यंजन संधि का अपर नाम तो हो जाएगा हल संधि। ये प्रश्न उल्टा पूछ लेगा, हल संधि किस संधि को कहलाता है? व्यंजन संधि को। अच संधि किस संधि को कहलाता है? स्वर संधि। आगे बढ़े। लिखा है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार? 3 का संस्कृत हो जाएगा यहाँ त्रय। क्या हो जाएगा? त्रय नहीं, यहाँ पे हो जाएगा तिस्रः। क्या हो जाएगा? हाँ, चूंकि संधि जो है वो स्त्रीलिंग है तो बनेगा तिस्रः, है ना। आगे बढ़े। लिखा है, देवता जोड़ आत्मा, इसका संधि पद क्या होगा? तो क्या बनेगा? देवतात्मा। इसमें कौन सा संधि है पूछ लेगा तो
स्वर संधि में भी कौन सा संधि है, कोई बता सकते हैं? देवतात्मा में स्वर संधि का कौन सा भेद है? दीर्घ संधि है ना, क्योंकि आ देवता का आ और आत्मा का आ, इन दोनों के मिलने से एक ही आ बचा हुआ है। आगे बढ़े। लिखा है हिमालय में कौन सी संधि का कौन सी संधि और सूत्र है? तो हिमालय हमें कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि। और सूत्र क्या है? अकह सवर्ण दीर्घ। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि हिमालय हमें कौन सा संधि होगा, तो दीर्घ संधि। पूछ लेगा कि संधि को छोड़ के कि हिमालय हमें कौन सा सूत्र होगा, तो क्या होगा संधि का सूत्र? अकह सवर्ण दीर्घ। इसके बाद लिखा है पितृ जोड़ ऋणम, क्या बनेगा? पितृणम। यहाँ कौन कौन वर्णों में संधि हुई? पितृ का अ में जो री था, किसमें? इधर देखना है एक दो बार करके। पितृ में जो है ना, तो में क्या है? री है, और इसके बाद ऋणम का री, इन दोनों के मिलने से क्या बना? एक ही री बना, और वो कौन सा? दीर्घ री, इसीलिए इसका रूप बना पितृणम। समझने में कोई दिक्कत? पूछ लेगा पितृणम में कौन सा सूत्र है? अकह सवर्ण दीर्घ। किन दो वर्णों में संधि हुई है? ऐसे भी पूछता है, किन दो वर्णों में संधि हुई है? ऑप्शन दे देगा, अ प्लस आ में, ह्रस्व ई प्लस आ में, या दीर्घ ई प्लस उ में, या री के बाद री में। तो किसमें सही का निशान लगाना है? बोला इसी में भरना है, ठीक है? इधर ना ही भर दीजिएगा, नहीं तो कहिएगा नंबर कम आया। संस्कृत सर ठीक से नहीं समझा दिए। समझा दिए? आगे बढ़े। आगे लिखा है रवि जोड़ ईसह, क्या बनेगा? रवि जोड़ ईसह रवि सह। इसमें कौन दो वर्णों की संधि हुई है? कौन कौन वर्ण? ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। याद रखिएगा, ईसह हो या ईश्वर हो, दीर्घ ई होता है। और इंद्र कहीं होगा तो उसमें कौन सा ई लगाएंगे? ह्रस्व ई लगाएंगे। याद रहेगा? आगे बढ़े। लिखा है महेश में कौन सी संधि है? तो गुण संधि। कैसे हुआ? किन दो वर्णों में संधि हुई है महेश में? कोई बता सकता है? जो साथ में लाए हैं, महा जोड़ ईसह, मतलब आ और दीर्घ ई में संधि हुई है। इन दोनों के मिलने से क्या बचता है? ए बचेगा, इसीलिए महाजोड़ ईसह। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। महेश, महाजोड़ ईसह। आगे बढ़े। 22 यानी 22 का संस्कृत क्या होगा? अभी भी बताएं। द्वाविंशति। क्या बोलेंगे? याद रहेगा, त्वा, त्वा का उल्टा हो जाएगा द्वा, और विंशति लगाना, यानी द्वाविंशति। आगे बढ़े। लिखा है 22 में सदैव पद का विच्छेद पद बनाइए। तो कैसे बनेगा? सदा जोड़ एव। सदा मैंने कुछ बताए थे, सदा मैंने क्या होता है? हाँ, सदा। एव मैंने क्या बताए थे? ही। और सदा मैंने होता है हमेशा। सदा मैंने क्या होता है? और मेरा नाम के पीछे है हाँ सदा। हाँ मैंने होता है हमेशा हाँ बोलना। हाँ मैंने हाँ होता है पॉजिटिव, और सदा मैंने हमेशा। तो मैं हमेशा हाँ ही बोलता हूँ। पढ़ाना है आगे? हाँ पढ़ा देंगे। 7 घंटे ले पाएंगे? हाँ ले लेंगे। 7-8 घंटे ले लीजिएगा? हाँ ले लेंगे। संस्कृत के बदले हिंदी पढ़ा दीजिए? हाँ पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़े। लिखा है सदा जोड़ एव, क्या बनेगा? सदैव। यहाँ किन दो वर्णों में संधि हुई है? आ और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? ऐ बनता है। क्या बनता है? और सूत्र कौन सा है? तो अभी भी हम लोग पढ़े, क्या? वृद्धि रेची। कौन सा संधि? हाँ आगे बढ़े। लिखा है इति जोड़ आदि, इसका संधि पद क्या होगा? इति जोड़ आदि इत्यादि, क्या बनेगा? हाँ, इत्यादि में किन दो वर्णों में संधि है? कोई बता सकते हैं जल्दी जल्दी? ताकि हम समझे कि आप लोग समझ गए हैं। हाँ, ह्रस्व ई और आ, क्योंकि था यहाँ इति जोड़ आदि, और ई के स्थान पर क्या बन के आया है? य, क्योंकि सूत्र क्या है? इको यणचि। क्या है? इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक क्या है? एक बताए थे। इक क्या है? ये जो इक है, ये क्या है? आपसे पूछ लेगा इक क्या है? हाँ, इक क्या है? व्हाट इज इक? हाँ, हो है ओ, इक ओ है। प्रश्न है इक क्या है?
या कहीं ऐसे आ जाए, इक एक क्या है? क्या है? ए है? नहीं याद नहीं? औच क्या है? औच बताए थे। औच औच क्या है? नहीं वो स्वर तो है, पर औच क्या है? सही बोलिए, प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। और औच में बैठने वाले, औच मान के चलिए एक ट्रेन है। औच क्या है? एक ट्रेन है। और उस ट्रेन में कौन लोग बैठते हैं? जो स्वर है, जो व्यंजन है, उस औच में नहीं बैठ सकते हैं। जो रिजर्वेशन होता है उसमें जनरल वाले नहीं बैठते हैं। तो औच केवल और केवल कौन बैठेंगे? ह्रस्व स्वर बैठेंगे। इसलिए औच एक प्रत्याहार है। ठीक वैसे ही इक एक क्या है? ऐसे पूछेगा आपको फंसाने के लिए, फिर कहिएगा हमको तो नहीं पता था ये। तो वो वैसे पूछता है। आगे बढ़े। लिखा है स्वागतम, इसका विच्छेद पद क्या है? तो बनेगा सुजोड़ आगतम। कौन सा संधि? हाँ आ, पर संधि कौन सा? वर्ण तो पहचान लिए, संधि होगा क्वेश्चन। कौन सा? स्वर संधि तो है, ये भी है। दीर्घ स्वर संधि भी नहीं है। आप बताइए कौन सा संधि? कोई तुक्का लगाइए। 4-5 गो तो तुक्का है, 5-6 गो तुक्का है, एक एक करके लगाइए, किसी का आंसर सही निकल जाएगा। सुजोड़, हाँ सुजोड़ आगतम। बताइए तुक्का लगाइए एक एक करके। हाँ जी शुरू करिए पीछे से। आप बोलिए दीर्घ संधि, कोई बोलिए गुण संधि, किसी का तो लग जाएगा। अयादि संधि मामला गड़बड़ है, कोई दूसरा करिए। गुण संधि क्या? यण संधि। यण संधि में 4 चीज बताए थे ना, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व री या दीर्घ री, और इसके बाद लिरी आए। इनके पीछे कोई इनके सवर्ण न आए। सवर्ण बताए थे क्या होता है? सवर्ण क्या होता है? जिनका उच्चारण स्थान एक जगह से हो और आभ्यंतर प्रयत्न में एक जैसा हो। जैसे ओ और आ, दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ है? और आ कहाँ से उच्चरित होते हैं? कंठ से। तो ये एक दूसरे के क्या है? सवर्ण है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई क्या है? एक दूसरे के सवर्ण है। पर ह्रस्व ई और आ कभी स्वर्ण हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? आ जो है वो कंठ से उच्चरित होगा और ई जो है वो कहाँ से? तालु से। तो दोनों तालु से होना चाहिए या दोनों कंठ से होना चाहिए, या दोनों मूर्धा से होना चाहिए, या दोनों दंत से होना चाहिए। आगे बढ़े। तो यह था सुजोड़ आगतम, यानी ऊ के स्थान पर क्या होता है? ऊ के स्थान पर क्या बनता है? वो बनता है। क्या बनता है? वो बनेगा। इसीलिए यहाँ हो जाएगा स्वा, हलंत चला जाएगा, चूंकि आ जाएगा और गतम का गतम ही रहेगा। स्वा गतम। गतम किसको कहते हैं? घी को कहते हैं। नहीं, गतम घी को कहते हैं। आगे बढ़े। लिखा है लिरी जोड़ आकृति, इसका संधि पद क्या होगा? लिरी जोड़ आकृति लाकृति। लिरी जोड़ आकृति पूछ लेगा। लिरी जोड़ आकृति, लिरी जोड़ आकृति में कौन से संधि है? जल्दी बोलिए कौन सी संधि है? अयादि संधि नहीं। आपको ज्यादा पसंद आ गया अयादि। अयादि नहीं है, अभी अभी हमने बताया यण संधि है। क्या है? हाँ उसमें अभी तो बताया ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, री या री, इसके बाद लिरी अगर आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमशः बदलेगा। ई या ई आने पर य, उ या उ आने पर वो, री या री आने पर र, और लिरी आने पर ल। तो लिरी के बाद आ आया है तो बनेगा ला कृति। समझ पाए? आगे बढ़े। लिखा है पित्रादेश। क्या लिखा है? इसका विच्छेद पद क्या होगा? बोलिए। वीडियो की शोभा इसी से बढ़ती है, पता है? हाँ हाँ जी, कोई बता सकते हैं पित्रादेश में कौन सा संधि है? बोलिए। अच्छा हाँ, पित्रा जोड़ पितृ जोड़ आदेश बनेगा पित्रादेश। तो मैंने पूछा कि कौन सी संधि है? अभी तो बताएं, यण संधि। क्या है? री अगर आ जाए और इसके बाद कोई भी दूसरा स्वर आए, यहाँ पे री नहीं आना चाहिए। अगर री आ जाता तो कौन सा संधि होता? दीर्घ संधि होता। क्यों? वहां लिखा था अकह सवर्ण दीर्घ, समान वर्ण आ जाए। ओ या आ के बाद ओ या आ ही आता, ई या ई के बाद ये आता। आप मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्या बात है? उपवास है? उपवास नहीं ना है। तो री के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो री के स्थान पर र होगा। तो पितृ जोड़ आदेश बनेगा पित्रादेश।
चूंकि ये तो हलंत हो जाएगा फिर रो आ जाता है और ये आदेश हो जाएगा और पितरी के पहले ये पी है। अब बताइए पी का पी ही रहेगा, पीने वाला पी नहीं, ह्रस्व ई पी, इसमें ये वाला पी होता है ना, पीना वाला में ये होता है, अब पिता में फिर यही होता है, तो ये पीने वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये ह्रस्व ई पिताजी वाला है ना। और तो और र के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है? हाँ, मिलने से कोई वर्ण बनता है, याद है? तो बनता है त्र, बोलिए ना तर, तो त्र में फिर आ जाएगा तो बना पित्रा, और ऊपर से देश तो अपना देश है ही भारत, तो बनेगा पित्रा देश। संधि कौन सा? यण संधि। सूत्र क्या है? इको यणाची, क्या? इको यणाची, जो बना पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश बनेगा पित्रा देश। कौन सी संधि? यण संधि। किस संधि का भेद है? तो बोलना है, पूछ लेगा कि यण संधि किस संधि का भेद है? ऑप्शन स्वर, व्यंजन, विसर्ग और एगो कुछ दे देगा, अयादि दे देगा। तो स्वर संधि का 5 भेदों में से एक भेद का नाम क्या है? यण संधि। आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं? सांस नहीं ना रुक गई। आगे है नयनम, क्या है? तो नयनम में कौन सा सूत्र है? तो बताए थे एचो अय वायावह, एचो अय, एचो अय वायावह। आगे बढ़े, और न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा बीच में, जरूरी नहीं है कि हम लोग वंदे भारत की स्पीड से चले और किसी को कुछ हवा में समझ में भी न आए, है ना। पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हो गया, ये विसर्ग क्यों हुआ, हलंत क्यों हुआ, र क्यों हुआ, है ना। हाँ, नहीं तो मतलब ही नहीं रहेगा। आगे बढ़े, लिखा है नई जोड़ अकह, नई जोड़ अकह, क्या बनेगा? नई जोड़ अकह क्या बनेगा? नई में क्या बताए थे, क्या होता है ए के स्थान पर? तो सूत्र होगा एचो अय वायावह, ए होगा तो अय होगा, ए होगा तो अय होगा, इसीलिए ने जोड़ अनम, नयनम, अय आ रहा है, नयनम अय आ रहा है ना। और अगर ऐ आ जाता है तो बनेगा आय, क्या बनेगा? तो नई जोड़ अकह तो बनेगा यहाँ आय आ जाएगा, फिर आइए आइए, हाँ, नई जोड़ अकह यहाँ पे ए के स्थान पर बनेगा आय, क्या बनेगा? आय। तो अब देखिए 9 में आ लगाएंगे, यानी 9 हलंत में आ लगाएंगे तो क्या बनेगा? ना, और य और अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? य और अ, य, गुड, य, और क में विसर्ग अपना कह है, तो पढ़ेंगे इसको नायक। पूछ लेगा नायक का विच्छेद पद क्या होगा? नई जोड़ अकह। नायक में कौन सा सूत्र है? एचो अय वायावह। बेटा उधर अतिथि देवी आए हैं, अतिथि आए हैं, मिलके ऐसा लड्डू लाए हैं। हाँ जी, नए जोड़ अकह क्या बनेगा? नायक। सूत्र क्या है? एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। नए जोड़ अकह क्या बना? नायक। आगे बढ़े, लिखा है परज, नयनम का बताएं? बहुत बढ़िया, नयनम क्या है? नयनम का मीनिंग कोई बता सकता है? नयन माने क्या होता है? क्या होता है? आंख की नाक जी, नयनम माने आंख। हम आए, आप जाइए भैया, आप जाइए। हाँ हाँ जी, नयनम क्या है? नयनम, ये था कैसे? ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम, है ना। अब नयनम में अय कैसे होगा? तो 9 में क्या लगाएंगे? हलंत। 9 में क्या लगाएंगे? हलंत लगाने के बाद यहाँ कौन सा स्वर निकलेगा? ए निकलेगा, तो ए को अलग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पहला वर्ण क्या है? अ है, तो अ को करें और नम को अपने एक साथ कर देंगे, न अपनी जगह। अब देखिए 9 तो 9 ही रहेगा, ए के स्थान पर सूत्र कहता है एचो अय वायावह, ए आने पर अय होगा, ए आने पर अय होगा, तो ए के स्थान पर लगा दिए अय, क्या लगा दिए? और इसके बाद इधर का अनम जैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए 9 और अ के मिलने से क्या बनेगा? यो ने ओ से कहा कि शादी कर लो हमसे, तो यह पूरा हो जाएगा, बना नाय। इसके बाद 9 अपने आप में पूरा है और पीछे लुंगता बैठा हुआ है,
तो बना नयनम। लुंगता समझते हैं? हाँ वही वही नयनम। क्या? नयनम बना। ने जोड़ा नम, ने जोड़ा नम। इसको ऐसे समझिए, एक वर है, एक वधू है, और उसके पीछे जो चलता है एक आदमी, लड़का होता है, समझ में आया? उसको संथाली में लुंगता बोलते हैं, नहीं? तो वही है मोह। समझ में आया था? इसका नाम बताए थे उस दिन, हलंत वाला। हलंत वाला, हलंत वाला बोलिए मामा जी, हलंत वाला। और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग वाला बाबा जी, याद रहेगा। और इसको हलंत वाला मामा जी है। और इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? आगे बढ़े, चलिए। इतना समझ में आया? किसी को और कोई दिक्कत? लिखा हुआ है प्र जोड़ एजते, प्र जोड़ एजते का संधि पद क्या बनेगा? तो बनेगा प्रेजते। क्या बनेगा? प्रेजते। ये कौन सा संधि हो गया? तो स्वर संधि का मैंने आप लोगों को अपवाद पढ़ाया था कि ऐसे होने पर किसी विषम परिस्थिति में वो संधि नहीं बनेगा। जैसे पर जोड़ एजते, क्या है? पर जोड़ एजते। तो देखने में क्या लग रहा है? इधर पहला वर्ण क्या है? हाँ, पर में सबसे लास्ट में क्या है जी? पर में सबसे लास्ट में क्या है? पर के सबसे लास्ट में क्या है? पर के लास्ट में क्या है? ओ है। ओ के पहले र और र के पहले हलंत वाला प है, तो बनेगा, इसीलिए बोलते हैं ना प्र। क्या बोलते हैं? प्र। और इसके बाद ए जते। तो पूर्व रूप के बाद एक संधि पढ़े थे हम लोग, पर रूप संधि। पर रूप पूर्व मने होता है पहले वाला हो जाएगा, और पर रूप मने बाद वाला हो जाएगा। पूर्व रूप में लड़का का टाइटल हो जाएगा लड़की वाला में। समझ में? लड़का अगर शादी करके लाएगा ना, तो पहले जमाने में हुआ करता था, कोई हंसदा अगर मुर्मू को लाएगा तो उसका भी हंसदा हो जाता था। मेरी मम्मी का हंसदा है, वो सोरेम थी। समझ में आया? लेकिन घर जमाए में अगर कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता था पहले कि अगर लड़की के यहाँ गए हैं ना, तो लड़की जो कहेगी वैसे करना पड़ता है कि नहीं? टाइटल नहीं चेंज होगा, पर लड़की मालकिन है वहां की और यहाँ का मालिक लड़का है। तो पूर्व रूप में पहले वाला रूप हो जाएगा और पर रूप में बाद वाला, लड़की वाला। तो आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बनना है। ए जते माने ए रहने पर, ए जते का ए रहने पर या ओ रहने पर बाद वाला हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रे ज ते। वैसे क्या बनता है इसका पता है? यहाँ ओ है ना, क्या है? ओ के बाद तुरंत क्या है ये? तो ओ के बाद अगर ए आता है तो हमने स्वर संधि में बताया था क्या बनता था? क्या बनता है? ओ के बाद अगर ए आ जाए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अभी भी हम लोग सदा को किए ना, तो वहां ए बन रहा था कि नहीं? सदा जोड़ एव, यहाँ आ के बाद ए, तो बनेगा बनता था ए। तो वहां यहाँ भी ए होता, लेकिन कह दिया कि नहीं, ए जते एक धातु है, उसमें पहला ए है, तो पररूप आ गया। कह रहा है कि एंगी पररूपम, एंग हो, ए और ओ हो किसी धातु के पहले, तो उसमें बाद वाला रूप हो जाएगा, स्वर संधि काम नहीं करेगा। समझ में आया? आगे बढ़े। लिखा है हरि जोड़ एतो का संधि पद क्या बनेगा? तो हरि एतो ही रहेगा। क्यों? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुनि का शब्द रूप पढ़ के आए हैं? मुनि का शब्द रूप था कि नहीं जी? हाँ ना, कुछ तो बोलिए, यस नो कुछ बोलिए। मुनि का शब्द रूप, मुनि का शब्द रूप क्या था? मुनि का शब्द रूप था, मुनि का शब्द रूप था। तो कभी आप लोग पीडीएफ को खोले या केवल अगरबत्ती घुमा के आगे उसको खोलना चाहिए था। और मुनि शब्द को जब आप लोग पढ़े होंगे तो कितनी विभक्तियां होती हैं? वचन कितने होते हैं? 4, 3 ही वचन होते हैं। अगर हम पूछे कि मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में क्या रूप बनेगा, तो क्या आंसर आएगा? क्या बनेगा? अच्छा, अब तुक्का लगाइएगा, ठीक है? हाँ, अब देखते हैं, तुक्का से भी काम चलता है। दोनों में से कौन होगा? यानी प्रश्न समझ लीजिए, मुनि का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में या द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में एक ही रूप बनेगा, वो कौन सा है? ये वाला कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? हाथ उठाइए एक बार, ज्यादा भारी नहीं है आप लोगों का हाथ। हाँ, 1 2 3 4 5 और कोई
इसमें शामिल होना चाहते हैं जेएमएम टीम में? नहीं। चलिए बीजेपी वाले हाथ उठाइए, बीजेपी वाले हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? एक को नहीं है, तो बाकी लोग किसमें हैं? कांग्रेस। बधाई हो। सुनिए जी, मुनि प्रथमा विभक्ति का एक वचन में होता है। किसमें होता है? द्विवचन में, चाहे प्रथमा का हो या द्वितीय का हो, उसका द्विवचन में क्या बनेगा? मुनि बनेगा। इसका मीनिंग हो जाएगा दो मुनि। क्या बनेगा? मुनि बने। साधु भी होता है तो आप दो साधु समझिए, और साधु को संत भी कहलाते हैं तो दो संत समझिए। संत को, साधु को और संत को सज्जन भी कहलाते हैं तो दो सज्जन आप समझ सकते हैं। आगे बढ़े। अब आया है सीधा व्यंजन संधि, स्वर संधि। यहीं पे स्वाहा हो जाता है। स्वाहा समझते हैं, मैंने समाप्त। लिखा है आगे सम जोड़ योग। कौन सा संधि है? अच्छा, इसका संधि युक्त पद क्या होगा? सम जोड़ योग संयोग। क्या होगा? सम जोड़ योग। सूत्र क्या है? कभी पूछ लेगा तो उसमें बताए थे, मो अनुस्वार। मो के बाद अगर यण और सल आए, अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए, तो मो का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हुआ है ना। सम जोड़ योग में संयोग बना। आगे बढ़े। लिखा है धनंजोड़ जय, यानी धनंजय का विच्छेद क्या होगा? तो बनेगा धनम जोड़ जय। यहाँ दो रूप बनेगा। एक रूप बनेगा अनुस्वार भी हो सकता है। यहाँ पर धनंजय कहीं दिख जाए ना, मान लीजिए ये दिख गया और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और मान लीजिए कहीं यही दिख गया, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, और दोनों का दोनों सही है। दोनों का दोनों सही है, क्योंकि वह पदांतस्य कह दिया था कि इसमें या तो फिर अनुस्वार हो जाएगा विकल्प से, या नहीं तो इसका यानी जो का पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्यों? इसका विच्छेद कैसे बना था? नम जोड़ जय। तो जो का पांचवा वर्ण क्या है? च छ ज ज यो, तो वो यो बन गया। समझ में? और नहीं तो ये अनुस्वार हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो हमें एक पर ही टिक लगाना है। समझ में? और यदि दोनों दे दिया तो जेपीएससी की तरह आंदोलन कर लेना है, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है। समझ में? चलिए, वो देगा भी नहीं, होशियार होंगे तो, और डैश की तरह होंगे तो आ जाएगा। आगे बढ़े। तो इसी प्रकार 32 हो, किसका बता है? विद्यालय का बता दे। अच्छा ठीक। हाँ जी, विद्यालय हमें कौन से संधि है? संधि पूछे हैं, कुछ और नहीं पूछे। हमने मांगा आप लोगों से नमक। अब कोई चीनी मत बोलिएगा कि सर चीनी मीठा है आज का। अरे भाई, नमक पूछ रहे हैं, हमको आलू खाना है, नहीं अमरूद खाना है। क्या बोलिए आप? हाँ, विद्यालय हमें कौन से संधि है? स्वर संधि। बहुत बढ़िया। अब स्वर संधि में भी कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। आंसर क्या है? दीर्घ संधि। इतना तक में किसी को कोई परेशानी नहीं। इसका एक सूत्र है, क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए। अकह, जोर से बोलिए। सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। अक एक क्या है? प्रत्याहार। अक एक क्या है? प्रत्याहार। इसमें होता कुछ नहीं है, होता है यही विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय। तो विद्या का लास्ट अक्षर क्या है? वर्ण क्या है? आ है। क्या है? और आलय का आ, और आ ने कर दिया कमाल। आ और आ के मिलने से क्या बचेगा? एक ही आ बचेगा। अगर इस साइड में अ भी होता और इसके बाद कभी अ भी होता तो भी यही बचता। देव जोड़ालय, हिम जोड़ालय, हिम जोड़ालय, और देवता जोड़ आत्मा। तो देवता में आ है, आत्मा में आ है। देव जोड़ आलय में, देव में क्या है? अ है, और आलय में आ है, तो वहां पर भी ये आ ही बचेगा। तो बोलिएगा विद्या जोड़ आलय विद्यालय। इसमें से इतना सारा प्रश्न पूछ लेगा विद्यालय हमें किन दो वर्णों में संधि हुई है? आ और आ ऑप्शन में रहेगा। पूछ लेगा ई या ई के बीच में हुआ है, आ या आ के बीच में हुआ है, री या री के बीच में, या री या आ के बीच में, तो किसमें लगाना है? आ या आ के बीच में। ये एक प्रश्न बनेगा। दूसरा, आ या आ के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है? तो प्रश्न बन गया। पूछ लेगा विद्यालय हमें कौन सी संधि है? और पूछ सकता है विद्यालय जो है वो स्वर व्यंजन या विसर्ग किसका उदाहरण है? स्वर संधि का। व्यंजन संधि तब नहीं रहेगा, और तब दीर्घ संधि नहीं रहेगा, अयादि संधि दे देगा, है ना, फंसाने के लिए। पूछ लेगा कि इसमें कौन सा सूत्र है?
अकः सवर्णे दीर्घ। पूछ लेगा विद्यालय में अकः सवर्णे दीर्घ है, इसमें जो अक है वो क्या है, ऐसे करके दे देगा। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। अक में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो अ, ई, उ और लिरी। समझ में आया? आगे बढ़े। और लिरी भी आता है इसी में, लेकिन लिरी का सवर्ण न होने के कारण क्या है, इसके दीर्घ संधि में उसका कोई उदाहरण नहीं। लिरी का कोई सवर्ण नहीं है, और यहाँ कह रहा है कि सवर्ण चाहिए, तो जिसका जुड़वा भाई होगा, इसका जुड़वा भाई कौन है? आ है। इसकी जुड़वा बहन कौन है? दीर्घ। इसका जुड़वा भाई दीर्घ, और इसका भी जुड़वा भाई है री। आगे बढ़े। और कुछ पूछना पीछे से? चलिए, सब भारत से हैं, सब भारत से हैं। हमारा देश का नाम क्या है? हमारा देश का नाम क्या है? कभी हमने बताया था हमारा देश का नाम क्या है? क्या नाम है? ऐसे शुद्ध जो होता है ना, इसका होता है भारतम। क्या होता है? हमारे देश का नाम क्या है? भारतम। अब भारतम जो नाम पड़ा है ना, याद रखिएगा, हम आगे पूछे हैं। एक आदमी का नाम था भरत। क्या नाम था? ये भरत कौन थे पता है? हाँ बोलिए। दशरथ का। वाह, क्या तुक्का मारे, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? ये आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तुक्का मारे हैं केवल। अपना मार्किंग करेंगे। किसका? आप कुछ बोल। हाँ बोलिए। शकुंतला बोल रहे हैं। शकुंतला, शकुंतला। और कुछ? इनका भी तो कोई होगा, हस्बैंड होगा ना इनका। कौन थे? दुष्यंत। तो जो दशरथ जी वाले हैं, उनका भी बेटा भरत था। उनका भी बेटा, याद भी करते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वो तो थे ही, पर हमारा देश जो भारत का नाम पड़ा, वो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। आगे क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि आप लोगों को ग्रंथ भी पढ़ना है, ग्रंथ का सामान्य परिचय, तो उसी में आएगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं? यह सांस रुक गए। लिखा है 33 में, 33 का संस्कृत होता है त्रयस्त्रिंशत्। क्या? तुक्का लगा लीजिए। हाँ, संख्या में आएगा। 33 को संस्कृत में कहते हैं, 4 गो ऑप्शन रहेगा, त्रयस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, त्रयोविंशति और त्रयोदश। तो 33 को बोलेंगे त्रयस्त्रिंशत्। त्रिंशत् मैंने 30, और 3 ज्यादा, 30 से ज्यादा होगा पर 33 होता है। 13 का संस्कृत त्रयोदश। संख्या से प्रश्न एक गो आएगा ही आएगा। आगे पूछेंगे, हम भी पूछे हैं। देखिए आगे हैं, उत जोड़ लेख, क्या बनेगा? उल्लेख। सूत्र क्या है? तोरली। क्या है? पूछ लेगा कि तोरली जो है किस संधि का सूत्र है? स्वर की, व्यंजन की, विसर्ग की, और आदि संधि दे देगा। पकड़ के फिर क्या बनेगा जी? हाँ बोलिए, क्या बनेगा? व्यंजन संधि का होगा। किसका होगा? हाँ, इतना तो तुक्का लगा लेना चाहिए। हम लोग स्वर्ग संधि को स्वाहा करके आए हैं, अभी व्यंजन में प्रवेश किए। आगे बढ़े। लिखा है तन तत् जोड़मय। क्या बनेगा? तत् जोड़मय, तन्मय। तत् जोड़मय, एक गुड न्यूज सुनाने वाले हैं, पर अभी नहीं। तत् जोड़मय क्या बनेगा? तन्मय। तत् जोड़मय, गुड। आगे बढ़े। लिखा है वाग जोड़ ईश। वाग जोड़ ईश बनेगा, याद रहेगा? हाँ, कम से कम। और मान लीजिए एग्जाम सामने हो गया, 1 मंथ के अंदर होने वाला है, मान लीजिए जेटेट, दिमाग सब कुछ सरकारों का ठीक चले तो, मान लीजिए 1 महीना के बीच में होगा, तो इतना प्रश्न को याद करके जाना है, याद करके जाना है। रात दिन यही कर लीजिएगा। उधर जो पढ़ाए थे, नोट्स जो भेजे थे, उसको छोड़ दीजिएगा। केवल इतना, कम से कम, तो कम से कम 10 आएगा। हम 15 नहीं कहेंगे, कम से कम, क्योंकि आप भी कंजूसी करिएगा तो देने वाले भी तो कंजूसी करेंगे, है ना। आगे बढ़े। लिखा है वाग जोड़ी सह, क्या बना? वागी सह। मनः जोड़ रथ, तो क्या बनेगा? मनोरथ। पूछ लेगा मनोरथ किस संधि का एक उदाहरण है? क्यों? मनः में क्या है? विसर्ग। और पहचानने का तरीका क्या है? हमने बताया है कि संधि चिन्ह के पहले यदि कोई स्वर है, संधि चिन्ह के पहले क्या है? स्वर है। स्वर समझते हैं, और से लेकर अ तक, जिसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में औ तक होता है ना।
और हैं कितने? 13 ही हैं। तो यहाँ इस संधि चिन्ह के पहले क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। और संधि चिन्ह के बाद में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो स्वर और स्वर के मिलने से स्वर संधि बनेगा, कोई दिक्कत? लेकिन व्यंजन संधि के बाद अगर स्वर आए या व्यंजन आए और व्यंजन में जब परिवर्तन होगा तो आए, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो विसर्ग हो गया, व्यंजन संधि होगा, है ना? समझ में आ रहा है पीछे? आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं? हाँ। इसके बाद अगर विसर्ग के बाद क्या? विसर्ग के बाद स्वर हो, व्यंजन हो, कुछ भी हो, विसर्ग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा संधि? विसर्ग संधि। क्यों? लिखा है मनः जोड़ रथः, तो मनः में क्या है? विसर्ग है। और रथः में पहला वर्ण क्या होगा? र होगा, हलंत वाला। इसके बाद अ होगा, तो पहला र है। तो विसर्ग के बाद जो र आया था तो विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, र में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए मनोरथ हुआ है। विसर्ग का ओ बन गया, र का जैसा का वैसा ही रहा। आगे बढ़े। लिखा है भास्कर, इसका विच्छेद पद क्या बनेगा? तो बनेगा वाह जोड़ कर, वाह जोड़ कर। आगे हैं, हमने आप लोगों को समास नहीं पढ़ाया था, समास नहीं पढ़ाया था, या पढ़ाए थे? नहीं? तो अब थोड़ा सा समास को समझना है, फिर हम लोग तुक्का मारते रहेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? समास। क्या पढ़ेंगे? संधि को पढ़ के आए, संधि को पढ़ के आए। बोलिए हाँ। हाँ नहीं बोलना है, आम। क्या बोलना है? आम मने क्या होता है? हाँ, आम मने क्या होता है? हाँ, खाने वाला आम नहीं है, यह आम मने यस। समझ में आ रहा है? अगर हम बोले अत्र मने क्या होगा? तत्र मने, कुत्र मने, सर्वत्र मने, एकत्र मने, अन्यत्र मने, अन्य जगह। समासः क्या पढ़ेंगे? चूंकि समास के बहुत भेद हैं, इसीलिए कभी कभार समासः भी देखने को मिलता है। तो समास और संधि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो संधि होता है ना, संधि, संधि जहां आप लोग अभी पढ़ के आए, तो संधि में क्या होगा कि कोई पद होगा, कोई क्या होगा? पद होगा। पद किसको कहते हैं? व्हाट इज पद? कबीर दास के पद। वाह वाह, क्या बढ़िया तुक्का लगाया। और कोई इधर से? संस्कृत में शब्दों को पद पहले बनाया जाता है। जैसे सीधी सी बात है, राम क्या है जी? शब्द है। विसर्ग अगर लगा दिए तो ये पद बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ। तो आपने ही तो उसी दिन पूछा था कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो शुभ। क्या लगा है? शुभ है 21 गो। कितने हैं? उन्हीं 21 में से राम शब्द का, यानी राम एक प्रातिपदिक शब्द रहेगा, ऐसा रहने पर इसको बोलेंगे प्रातिपदिक, माने मूल शब्द। क्या बोलेंगे? मूल शब्द। मूल शब्द में यही शुभ प्रत्यय लगता है, तब जाके वो विभक्ति में क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कभी हमने बोला था कि बालक का शब्द रूप के धातु रूप, बालक का शब्द रूप बनेगा कि धातु रूप बनेगा? शब्द रूप वाले हाथ उठाइए, बहुत बढ़िया। धातु रूप वाले, और बाकी लोग कितने खुशनसीब है हम, ना इसमें जाएंगे ना इसमें जाएंगे। अरे भाई, तो किसमें जाएंगे? किसी में नहीं। ये शुभ एक प्रत्यय है जहां पर बालक एक शब्द रूप होगा। बालक शब्द है ना। धातु कैसे होते हैं? क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जैसे बहुत सारा लिखा है, मत बोलिएगा कि लीक धातु गुट, लीक धातु हस धातु खाट धातु पट धातु पच धातु पीप धातु, पीने वाला भी चलेगा यहाँ। तो ये सब क्या है? धातु। और धातु का जब रूप बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? धातु रूप बोलेंगे। और शब्द का रूप बदल रहा है तो क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं समास पर। किसमें आते हैं? समास। याद यही रखना है कि संधि में क्या होता है, अभी भी हमने बताया कि पद होगा 2 गो, पद होंगे 2 गो। पहले पद रहेगा पहले और एगो रहेगा पीछे। समझ में आया? बीच में रहेगा संधि का चिन्ह, प्लस का निशान। समझ में आ रहा है? हाँ, बोर्ड में नहीं समझेंगे, इसको दिमाग में रखना है। तो पहले भी एगो शब्द रहेगा, उसी को पद बोलेंगे, और बाद में भी कोई पद रहेगा जिसे हम पद कहेंगे, जो शब्द कहते हैं। आप लोग समझ में आया? बीच में रहेगा संधि का चिन्ह प्लस। समझ में आया? पहले वाला का जो लास्ट वर्ण होगा और बाद वाला का पहला वर्ण, ये दोनों जब बहुत नजदीक आ जाते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं संधि के लिए। किसके लिए एलिजिबल होते हैं? जिसे बोलते हैं योग्य होना। तो
जैसे विद्या का आ, विद्या का, विद्या का, विद्या का, और आलय का, और आलय का। तो ये लोग बहुत नजदीक आ गए हैं, किसके नजदीक? संधि चिन्ह के नजदीक। तो आ और आ जब मिल के केवल आ बचेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग संधि। क्या बोलेंगे इसको? लेकिन समास में अंतर इतना रहता है कि जहां दो या दो से अधिक पद विभक्ति को छोड़कर जब मिल जाए तो उसको समास बोलते हैं। कुछ समझ में आया? क्या समझ में? नहीं समझ में आया ना? बहुत अच्छी बात है। जैसे हिंदी समझते हैं, दाल समझते हैं, भात समझते हैं। अगर हम कहेंगे दाल और भात, कहें दाल और भात, तो बीच में और टपका है और दोनों जगह दाल और भात है, खाने वाला चीज है दोनों, नहीं? तो दाल और भात अगर शादी कर देंगे, मिलान कर देंगे तो बनेगा दाल भात। क्या बनेगा? लिखा हुआ रहता है हमारे यहाँ दाल भात शुद्ध शुद्ध मिलता है। तो मतलब दाल भात मतलब क्या है? दाल और भात मिलेगा, सलाद भी मिल सकता है, पर दाल और भात मुख्य चीज है। सलाद नहीं भी मिलेगा तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ नहीं था बाहर, नहीं? दाल और भात मतलब दाल भात जरूर मिलेगा। मतलब ये है कि देखिए 3 पद था ना, दाल और भात, तो इनमें से और गायब हो जाएगा। और क्या होगा? गायब होगा। अब बचा कितने? 2 पद। अब दोनों क्या होंगे? एक ही शिरोरेखा में होंगे। शिरोरेखा समझते हैं? शिरोरेखा नहीं समझते हैं? अच्छा एक बार समझा देते हैं। समझते हैं जी, ऐसा थोड़े है। दाल और भात क्या बनेगा जी? दाल भात। ये जो ऊपर खींच रहे थे ना, इसी को बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं? क्यों? सिर के ऊपर ना रेखा खींचा जा रहा है, इधर पैर के नीचे नहीं ना। तो हिंदी में शिरोरेखा होता है, और यही नहीं दीजिएगा तो हिंदी वाले अच्छे प्रोफेसर आपका नंबर काट लेंगे। तो मतलब दाल और भात में जो दाल भात बना ना, यही समास है। क्या बना? यही समास। क्यों? यहाँ 3 गो पद थे, दाल और भात। तो इतने पद जब एक साथ हो जाते हैं, दाल भात खिचड़ी बन जाता है, तो वह समास हो जाता है। समझ में आया? पर संधि में क्या हो रहे थे? कौन मिल रहे थे? वर्ण। संधि में वर्ण और समास में पद। इसको ऐसे समझिए, शादी समझते हैं? शादी सब लोग समझते हैं जी? समझते हैं? तो शादी में क्या होता है कि लड़का लड़की शादी करते हैं, लड़का लड़की शादी करते हैं। तो लड़का लड़की अपने भी तो मम्मी पापा होंगे ना। मान लिया लड़का है तो इनके भी मम्मी पापा होंगे और इनका भी मम्मी पापा। तो मम्मी पापा और मम्मी पापा जब मिलान होते हैं ना, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? संधि भी बोलते हैं ना। हाँ, पर यहाँ उसको हम कहते हैं समास। क्या बोलेंगे? चूंकि ये लोग बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े आदमी जब मिलेंगे तो समास हो जाएगा, और उनका निकला हुआ बच्चा अगर मिल जाए तो उसको बोलते हैं संधि। समझ में नहीं आया ना? आया? जैसे विद्या जोड़ आलय, तो विद्यालय जो बना है ना, वो विद्या और आलय ने तुरंत शादी नहीं किया। ये उनके मम्मी पापा नहीं है। विद्या का आ बच्चा निकला, आलय का आ निकला, तब इन दोनों का शादी है। और ये लोग अब ऐसे करेंगे, करते हैं ना? हाँ, वो वाला समझ आ रहा है? तो विद्या और आलय का अगर समास बनाना है तो बनेगा विद्यायाः आलय। हिंदी बनेगा विद्या का घर। जैसे दाल और भात, तो हिंदी में ऐसे ही बनता है, दाल और भात। यही हिंदी का विभक्ति है। क्या है हिंदी का? विभक्ति। समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा आया? सीधी सी बात है, समास में 2 या 2 से अधिक पद हो तो यहाँ पद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मम्मी पापा मिलेंगे, मामा मामी मिलेंगे, उधर के मामा मामी, इधर के मामा, इधर के चाचा चाची, उधर के चाचा चाची, इधर के बुआ और फूफा, उधर का बुआ फूफा। पर संधि में लड़का लड़की मिलेंगे, इनका भी देवर होगा, उनकी भी बहन होंगे, वो लोग मिलेंगे। समझ में आया? आगे बढ़े। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के, संधि के याद रहेगा। समास के जो मुख्य भेद होंगे वो कितने होंगे? 4। पहला बोलेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? कौन सा समास? हमने आप लोगों को आते ही दिन बताया था कि एक चीज होता है अव्यय। क्या होता है अव्यय? क्या कहलाते हैं? कोई बता सकते हैं? अव्यय क्या है? हाँ, जिसका रूप नहीं बदलता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अव्यय बोलते हैं। यानी जिसका रूप हमेशा एक जैसा ही चले उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय। इतना समझ में आया? तो मतलब सीधी सी बात है, अव्ययी भाव समास के लिए कहता है पूर्व पद पदार्थ प्रधानो, यानी पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास।
पहला वाला पद अगर प्रधान हो, मालिक हो, तो वो अव्ययी भाव समास होगा और इसमें कोई ना कोई अव्यय जरूर होगा। और अब अव्यय कहीं नहीं दिखेगा ना, तो वहां पर हो जाएगा उपसर्ग। क्या रहेगा? जैसे एक उदाहरण है यथाशक्ति। क्या है? हमने अत्र मने बताया था क्या होता है। अत्र मने और तत्र मने और कुत्र मने सर्वत्र मने सर्वत्र मने। अगर कहेंगे हम अत्र अहम पठामि तो हिंदी क्या होगा? अहम तत्र पठामि का हिंदी क्या होगा? अहम कुत्र पठामि का त्वम सर्वत्र पठसि, त्वम एकत्र पठसि। और कहेंगे कि सह तत्र न पठति, हाँ रामः तत्र न पठति, सीता अत्र न पठति। और अगर हम कहेंगे कि शुद्ध करना है, क्या करना है? तो चूंकि आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध भी करना है, दाल में नमक डालना है कि चीनी डालना है, ये भी आपको करना है। अगर हम कहेंगे कि अहम अत्र पठति, इसमें सही उत्तर क्या होगा? अहम अत्र पठामि। त्वम तत्र हसति, क्या बने? त्वम तत्र हससि बनेगा, त्वम तत्र हससि। अगर हम कहेंगे कि ते तत्र पठन्ति, तो वह सही है कि गलत है? क्या है? सही है। मैंने बोला कि पहला जो भेद है ना, उसका नाम है अव्ययी भाव समास। ये इसीलिए लिख रहे हैं, नोट्स में आएगा जरूर, लेकिन लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने आंखों से देख ले। आंख लाए हैं सभी? छोड़ के नहीं ना आए? क्लास में हमारे बच्चे कहते हैं कभी कभार, सर आज मुझे नहीं दिख रहा है, तो पूछते हैं क्यों? हम हॉस्टल में आपको छोड़ के आए हैं ना। बोले बहुत अच्छी बात है। अब यही भाव समास, अब यही भाव समास में क्या होगा? कोई या तो अव्यय दिखेगा, क्या दिखेगा? या फिर कोई उपसर्ग दिखेगा, क्या दिखेगा? और यही प्रधान होगा। मतलब सीधी सी बात है, याद ये रखना है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा। पूर्व पद माने पहले वाला पद प्रधान रहेगा, और वह पहले वाला पद जो रहेगा वो या तो उपसर्ग रहेगा या फिर अव्यय रहेगा। जैसे में लिखा है यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। शक्ति में कोई विसर्ग नहीं है, यथाशक्ति। तो इसका बनेगा, हाँ याद करके आए हैं, शक्तिम अनतिक्रम्य। क्या बनेगा? हाँ, हिंदी में आप लोग ऐसा समझे होंगे कि यथाशक्ति का बनेगा शक्ति के अनुसार। तो जो अनुसार है ना, वही अनतिक्रम्य। समझ में आया? तो यथाशक्ति तो बनेगा शक्तिम अनतिक्रम्य। पूछ लेगा यथाशक्ति का विग्रह पद, जैसे संधि में हो रहा था विच्छेद पद, पर यहाँ होगा क्या? विग्रह पद। और जब एक साथ हो जाता है उसको बोलेंगे समस्त पद। क्या बोलते हैं? जैसे वहां संधि हो रहा था, यहाँ समस्त होंगे, तो समस्त पद को ही समास कहलाते हैं। समझ पा रहे? हाँ, मान लीजिए यथाशक्ति का बनेगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम, हाँ यथाशक्ति का बना शक्तिम अनतिक्रम्य। पूछ लेगा कि यह किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का। समझ में आया? आगे बढ़े। सांस चल रही है? ठीक। जब न चलेगी, रुक जाएगी तो बताइएगा। दूसरा जो भेद है ना, इसका नाम है तत्पुरुष समास। क्या नाम है जी? हाँ रस्टर, ये दूसरा भेद का नाम क्या है? तत्पुरुष समास। उसमें कहता है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। मतलब क्या है? अगर उत्तर वाला, उत्तर माने होता है बाद वाला, उत्तर माने क्या होता है? और संधि का नाम, समास का नाम क्या है? तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत् माने होता है बाद वाला, वह। तो बाद वाला जहां प्रधान होगा वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए है राज्ञः पुरुष, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, तो बनेगा राज पुरुष। हिंदी में पढ़े होंगे राजा के पुरुष, तो बनेगा राज पुरुष। क्या चल रहा है? राज पुरुष, यानी राज्ञः पुरुष। यहाँ राज्ञः पद प्रधान नहीं है, राजा का जो आदमी है नियुक्त किया हुआ वो पुरुष प्रधान है। और यथाशक्ति में यथा प्रधान था, तो यथा पूर्व पद है
और यहाँ उत्तर पद कौन है? पुरुष है और वही प्रधान है। और यदि ये प्रधान है तो तत्पुरुष होगी। समझ में आया? कुछ 1%, 2%, 1 किलो 2 किलो समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। हाँ, दूसरा उदाहरण किसका बताएं? अच्छा, तत्पुरुष समास कहाँ, रजिस्टर कहाँ है? जैसे मान लीजिए है ग्रामम गतः, क्या है? ग्रामम गतः। गतः में एक प्रत्यय है, कोई बता सकता है? उस दिन हमने पढ़ाया त प्रत्यय। क्या है? त प्रत्यय। तो ग्रामम मने होता है गांव को। क्या होगा? गांव को। जैसे राम का शब्द रूप पढ़े होंगे बालक का, तो रामम होता है द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो बनेगा रामम मने राम को, श्यामम मने श्याम को, रविलालम मने रविलाल को, गणेशम मने गणेश को, अनिलम मने अनिल को। तो वैसे ग्रामम मने गांव को, और गतः मने होता है गया हुआ। तो गया हुआ कौन? तो कोई ना कोई पुरुष होगा। क्या होगा? यहाँ कोई लेडी नहीं होगा, नहीं तो यहाँ गता होता। क्या होता? गता होता। वहां 3 रूप बनेगा, गतः गता गतम बनेगा। तो यहाँ कोई गया हुआ पुरुष है, तो यहाँ पर गांव प्रधान नहीं है। गांव तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ से किसी आदमी को भेजे हैं, तो उस गांव में पहुंचा हुआ वो आदमी प्रधान है। तो गतः माने गया हुआ कोई आदमी, वो प्रधान है। इसीलिए इसका बनेगा ग्राम गतः। क्या बनेगा? तो यहाँ ग्राम प्रधान नहीं था, गतः प्रधान। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए पटरी। हाँ, तत्पुरुष समास के अब भेदों को जानेंगे। किसके जानेंगे? तत्पुरुष समास के भेद। इसका जो मुख्य भेद है ना, उसका नाम है, पहला है कर्मधारय समास। क्या है? इसका नाम है कर्मधारय समास। इसमें होता क्या है? जहां विशेषण और विशेष्य दिखे। हाँ, अच्छा, वो समझाएंगे। हाँ, तो जिस प्रकार विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। पहला, प्रथमा, दूसरा द्वितीय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो प्रथमा विभक्ति का नहीं रहता है, प्रथमा विभक्ति का नहीं रहता। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का उदाहरण मिलता। जैसे अभी अभी हमने बोला कि ग्रामम गतः में जो ग्रामम था ना, वो कौन सा विभक्ति का उदाहरण है? तो द्वितीया विभक्ति का एक वचन। रामः रामो रामाः, फिर रामम, श्यामः श्यामो श्यामाः श्यामम। ये समझ में आया? ग्रामम गतः समझ में आया? तो द्वितीय विभक्ति स्वा है। बोलिए। कारक और विभक्ति शॉर्ट ट्रिक बताते, ठीक है? ये थोड़ा सा समास की पटरी को आगे बढ़ा दे, फिर याद दिला दीजिएगा, आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है? ठीक। ये ग्रामम गतः में द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कहीं आपको दिख जाएगा, मान लीजिए दाने न अर्थ, अर्थ मैंने क्या बताए थे उस दिन? अर्थ मैंने पैसा रुपया धन बताए थे, नहीं भी बताए थे तब भी मान लेना बताए थे। अर्थ मैंने होता है पैसा धन। तो देखिए दानेन में कौन सी विभक्ति है? हाँ, तुक्का लगाइए, चलिए तुक्का लगाइए। तृतीया कैसे? करण हो जाएगा। क्यों? रामो रामो रामा रामम रामो रामन पेदात रामेन होता है। बालक का बालकेन होगा, रविलाल का रविलालेन, सुरेश का सुरेशेन, गणेश का गणेशेन, महेंद्र का महेंद्रेन, महेश का महेशेन। तो वैसे दान का दानेन बन गया, तो तृतीया है। अर्थ मैंने होता है पैसा। तो यहाँ दान के द्वारा या दान से जो अर्थ होता है, अर्थ मैंने पैसा या धन, तो यहाँ दान से प्रधान नहीं है, अर्थ प्रधान है, तो बनेगा दानार्थ। क्या बनेगा जी? किसी को समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, सही बात। हाँ, तो अगर आपसे पूछ लेगा कि दानार्थ में कौन से तत्पुरुष है? प्रथमा है? नहीं, तृतीया है। अभी तो करण बताए।
ग्रामम गतः में कौन सा था? द्वितीय। आगे बढ़े, इतना समझ में आया? नहीं बस, अच्छा ठीक है। ये जो दानेन पद है, ये दान शब्द का संस्कृत में इसका होता है दानम। क्या होता है? तो जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलाने, फिर फलेन होता है। क्या होता है? तो दानम दाने दानाने, दानम दाने दानाने, दानेन होगा, तो बना तृतीया विभक्ति। हाँ, तृतीया इतना समझ में आया? इसको मिटा दे, ठीक मिटा दे, ये मिट गया। हमने अभी अभी आपको बताया क्या? ग्रामम, क्या बताया जी? और गतः। ग्रामम जो है कैसे? तो ग्रामम का मूल क्या है? तो ग्राम क्या है? तो जैसे राम था तो राम रामो रामा, रामम रामो रामान, फिर रामेन। गणेश गणेशो गणेशः, गणेशम गणेशो गणेशान, फिर गणेशन। तो ग्राम ग्रामो ग्रामः, ग्रामम ग्रामो ग्रामान, फिर ग्रामीण। तो ग्रामम कहाँ आ रहा था? द्वितीय में आ रहा था ना। ग्राम ग्रामो ग्रामः एक प्रथमा, ग्रामम ग्रामो ग्रामः, तो ये ग्रामम कहाँ आ रहा था? द्वितीया में। तो बनेगा क्या? द्वितीय तत्पुरुष। तृतीया होगा विभक्ति, तृतीय विभक्ति होगी तो तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय होगी तो द्वितीय तत्पुरुष। दो को समझ में आया? द्वितीय और तृतीय समझ में आया? कुछ आगे बढ़े या और डाउट? प्रथमा वाला में नहीं रहता है इसका, इसका द्वितीय से सप्तमी तक का रहता है, इसका प्रथमा का उदाहरण नहीं रहता है। याद रहेगा? याद ये रखना है कि प्रथमा का इसका उदाहरण नहीं रहेगा, प्रथमा का उदाहरण इसका नहीं रहेगा, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक का इसका उदाहरण मिलता। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब तृतीय हो गया, अब किसका बताएं? तो बोले चतुर्थी का। किसका? चतुर्थी का। तृतीया में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चतुर्थी में एक उदाहरण है यहाँ पे बहुत बढ़िया, भूताय बलि। भूताय समझते हैं? हाँ जी। भूत मैंने क्या होता है? भूत रात को आता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं। नहीं, भूत मैंने यहाँ होता है प्राणी। क्या है? इसीलिए हम सभी भूत हैं। क्या है? हाँ जी। और हमारे अंदर जो आत्मा है, इसीलिए मिलान करके बनेगा भूतात्मा। तो हम कौन है? हम भूतात्मा हैं, सभी लोग भूतात्मा हैं। समझ में आया? आगे आगे बढ़े। तो जैसे भूताय का जो बना है ना, ये बना है भूतः से। किससे बना है? जैसे राम है तो राम का प्रथमा में क्या बनेगा जी? एक वचन में रामः, द्वितीय का एक वचन में रामम, तृतीय का रामेण, चतुर्थी में रामाय। तो भूत का भूताय, चतुर्थी तक पहुंच गए। हाँ, आ और यह रहेगा पुल्लिंग में, याद रखिए। हाँ, पुल्लिंग, पुल्लिंग। लड़की वाला में चतुर्थी में गड़बड़ा जाएगा मामला। कोई उदाहरण दूसरा? गणेश का गणेशाय बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय। क्या बोलते हैं? शिवाय। तो शिवाय में कौन सा है ही क्या चीज? वो शिवाय में मूल शब्द क्या है जी? शिव। तो शिव का क्या बना? शिवाय। चतुर्थी का मीनिंग क्या होगा? शिव को या शिव के लिए? तो शिव के लिए मेरा नमस्कार है, शिव को नमस्कार। हाँ, आकार और यर है। पुल्लिंग में याद रखिएगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गोली मत मारिए। हाँ, वो चेंज हो जाएगा, वो जब आएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। हाँ, उसमें फिर चेंज होता है। आगे बढ़े। किसका बताएं? इसका स्त्रीलिंग का बताएं? इसका स्त्रीलिंग बताएं? हाँ जी मैम, सब्जी बिक गया, सब्जी बिक गया, हम अपना बेचे। नहीं तो मेरा नहीं ना बिकेगा, फिर कोई नहीं लेगा, सब उधरे कस्टमर चला जाएंगे। नहीं तो जैसे भैया ये क्या लिखा? लता में अंतिम अक्षर क्या है? आ। और आकार है, और क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो इसको बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। क्या बोलेंगे इसको? जैसे पुष्पा है, राधा है, गीता है, सीता है, बबीता है, रीता है, अनीता है, सुनीता है, सुमिता है, सबका रूप रता के जैसा ही चलेगा। इतना समझ में आया?
सबका रूप किसके समान चलेगा? जैसे औकारांत पुल्लिंग जितने होंगे सबका बालक या राम के समान चलेगा। इतना समझने में कोई दिक्कत? जैसे बालक का प्रथमा विभक्ति का एक वचन में बालक अगर हो रहा है तो दिनेश का भी दिनेश हो, गणेश का भी गणेश हो, मुकेश का भी मुकेश हो, रविंद्र का रविंद्र हो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो वैसे अगर आकारांत स्त्रीलिंग का दुनिया में जितना नाम है सबका शब्द रूप लता के समान चलेगा। इतना समझ में आया मेरी बात? आगे बढ़े थोड़ा सा। लड़की का अगर आ से अंत हुआ है तो चेंज नहीं, एकदम वही होगा, वही होगा। और गलत हो रहा है तो कैस कर देना है जी पेश। समझ में आया? जैसे लता का प्रथमा विभक्ति का एक वचन में लता ही होता है। क्या होता है? ही होता है, याद रखिएगा, लता ही होता है। तो गीता का भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन में गीता ही होगा। इसमें नो विसर्ग, नो हलंत, नो अनुस्वार, कुछ नहीं होगा, याद रहेगा। और मामला अगर आप गड़बड़ कर दिए, इसमें विसर्ग लगा दिए और कह रहे कि आप एक वचन का है, तो आप गोली खाइएगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुवचन में विसर्ग बनेगा, याद रहेगा। इतना याद समझ में आया? अब उसी का थोड़ा सा आते हैं तो सीधा चतुर्थी में टपकते हैं। किसमें टपकेंगे? क्योंकि हम लोग चतुर्थी वाला मामला को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो लता का चतुर्थी का एक वचन में क्या पढ़ के आए हैं? वेरी गुड, लता यही क्या होता है। तो गीता का क्या बनेगा? सीता का, अनीता का, बबीता का, पुष्पा का, समझ में। अब पार्वती का चेंज होगा, पार्वती का चेंज होगा। हाँ, उसमें फिर दीर्घ इकारांत का उधर से आएगा, दूसरे नदी वाला में पढ़ लेंगे। समझ में आया? हाँ, आकार जहाँ य बज रहा था वहां पर ए आ गया। समझ में? इसमें आ तो अपना है ऑलरेडी, याद रखिएगा, य में ए लगेगा। आगे बढ़े, इजाजत है? हाँ दीदी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछी, पर इसमें क्या है ना, तो के पीछे क्या है? बड़ी ई है। हम अभी खिचड़ी जो बना रहे थे ना, वो अकारांत वाला खिला रहे थे, इकारांत वाला भी नहीं खिलाए, है ना। हाँ, इकारांत वाला अगर खाना है तो खिला देते हैं। जैसे नदी जो है ना, वो बड़ी ई है। बोलिए हाँ, नदी में है ना दीर्घ। तो नदी का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में बनता है नद्यय। क्या बनेगा जी? तो नदी का बना नद्यय, इसमें कुछ नहीं है, दो में हलंत, य में ए की मात्रा, तो बना है नद्यय। क्या बना है? याद वही रखिएगा आप, बहुत अच्छा तरीका अपनाया। य में ए लगा देंगे, य में ए लगा देंगे, नदी का ई को गोली मार देंगे, हलंत लगा देंगे। समझ पाए? AK-47 हाथ में रखना है। हाँ, ट्रिक भी याद रहेगा, ये अपने से याद करने का बहुत अच्छा तरीका। आगे बढ़े। इतना समझ में आया दीदी? आगे बढ़े, चलो। हाँ बोलिए तो पहले षष्ठी, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, चूंकि विभक्ति स्त्रीलिंग है इसीलिए उसको षष्ठ या षष्ठन नहीं कहेंगे, षष्ठी बोलेंगे। किसका बोलेंगे? षष्ठी। और षष्ठी भी के बाद क्या लगाएंगे? तत्पुरुष, यानी षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण। षष्ठी अव्ययी भाव मत कह दीजिए, है ना, सभी लोग नहीं करेंगे। षष्ठी तत्पुरुष है, तत्पुरुष के 6 विभक्तियां होती हैं, उनमें से एक क्या है? षष्ठी। 6 इसीलिए बोला क्योंकि प्रथमा को हमने AK-47 से गोली मार के उड़ा दिया था। समझ पाए? आगे बढ़े। तो षष्ठी का उदाहरण है, पंचमी का नहीं, पंचमी का एक बार बता देते हैं। पंचमी का कह ले, किसी को घर जाना है क्या? कोई परेशान हो रहे, किसी प्रकार की दिक्कत? क्योंकि मेरी ऊर्जा है कि हम 8वां पीरियड ले लेते हैं स्कूल में, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता। एक गुड न्यूज सुनाने वाले हैं ना, तो मत जाइए, सुन के जाइएगा। हाँ जी, पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? बांध के रखे हैं इसलिए ना, पीछे सोच रहे होंगे कि झूठों का बोला रहे हैं। पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? तो जैसे राम का पंचमी विभक्ति का एक वचन में क्या बना? याद करिए, बालक का, तो राम का क्या बनेगा? रामात। इसका उदाहरण है, मान लीजिए लिखा है चौरात भीतः। क्या लिखा है? चौरात भीतः। जैसे राम का रामात बना है, दिनेश का दिनेशात बनेगा, गणेश का, शिव का
और मुकेश का, अनिल सर का, अनिल सरात कर दीजिए या अनिलात कर दीजिए, अनिलात या अनिल सरात कर दीजिए, शराब नहीं कर देना। तो इतना समझ में आया। आकार और त, उसमें आकार और यह, बहुत बढ़िया। और वो उसमें एकार और न, एकार और एकार और णा। इतना समझ में आया। चलिए लिखते जाएंगे उधर, है ना। इसको पहले समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए दीदी इधर, इसमें आकार और त है ना। चौरात का जो मूल शब्द है ना वो क्या है, चौरम। क्या है, चौरह बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा चौरह। क्या बनेगा, चोर समझते हैं, चोर चोर, आम जो चुराता है, बिजली चुराता है, तो वही चोर है। तो बोले कि चोर का पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा चौरात। क्या बनेगा, इसका मीनिंग होगा जैसे वहां पे के लिए या को हो रहा था चतुर्थी में, तृतीया में से हो रहा था, द्वितीया में को हो रहा था, वैसे पंचमी में होगा से। क्या होगा, पर ये अलग वाला से। कौन वाला से, जैसे मैं फतेहपुर से आता हूं तो वहां से हट के आया हूं। मैं पेड़ से गिरता हूं तो पेड़ से गिरा हूं, पेड़ में अभी नहीं हूं। और एक से होता है के द्वारा, मैं बाइक से जाता हूं, बाइक के द्वारा जाता हूं। मैं कलम पेन से लिखता हूं तो कलम से लिखता हूं। समझ में आ रहा है, दोनों से में कुछ अंतर है। करण में के द्वारा होगा, जिस वो एक साधन है, पर अपादान में अलग होगा। क्या होगा, जुदाई होगी। समझ में आ रहा है, ब्रेकअप होगा। सही बात है, वो अच्छा समझ में आता है। तो चौरात मैंने होता है चोर से। क्या, चोर से, कौन वाला, अलग वाला। और भयात मने, भीतः मने होता है डरा हुआ आदमी। डरा हुआ, जो चोर से डरा हुआ, रात को हमारे घर में चोर आए थे, सोना चुरा के गए, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। समझ पा रहा, तो वैसे आदमी। यहाँ चौरात पद प्रधान नहीं है, भीतः है। कोई आदमी डरा हुआ है, वो लड़का है, पुरुष है, जेंट्स है, मेल है, तो यहाँ बनेगा चौरा भीतः। क्या बनेगा, हमने एक चीज अभी भी बताया कि जब भी समस्त पद बनता है ना, समस्त बने जब मिल जाएंगे, उसमें विभक्ति पद अपना विभक्ति का जो सूत्र रहेगा ना वो भाग जाता है, विभक्ति भाग जाएगा। दाल और भात, और भागा था कि नहीं, तो वैसे चौरात का जो आत था ना वो भाग जाएगा, मूल शब्द आ जाएगा। समझ में आया कुछ सर, आगे बढ़े। चलिए आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसीलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या हो, राम, रामम, फिर आगे रामेण, इसके बाद रामाय, इसके बाद कहाँ तक आ गए हैं हम लोग, रामात। बोलिए हाँ, कहाँ तक आ गए हैं, रामात। आगे बढ़े, इतना तक समझ में आया। बोलिए हाँ, बोलिए जोर से हाँ। हमको आवाज नहीं सुनाई देता है। एक्चुअली बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट का बाद जो परिणाम आया ना वो यही है कि आप लोग धीरे धीरे बात करिएगा तो सुनाई देगा, लेकिन पढ़ाई की चीज अगर धीरे धीरे बोलिएगा तो सुनाई नहीं देगा। अभी अभी हमने आप लोगों को एक ही उदाहरण से समझाने का प्रयास किया था कि राज्ञ पुरुष। ये जो राज्ञ है ना, ये जो राज्ञ है राजा शब्द का, किसका जी, राजा शब्द। राजा में भी मूल शब्द जो है ना इसका राजन है। क्या है, यहाँ वो वाला गोली नहीं चलेगा आपका, मैंने हमारा गोली वो वाला नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने वो तो बताया कि औकारान पुल्लिंग होने पर ऐसे रूप चलेगा। औकारान पुल्लिंग कोई भी हो तो ऐसे रूप चलेगा, पर यहाँ औकारान लास्ट में क्या है, न है, तो ये नकारांत है। क्या है, तो राजा शब्द का नकारांत षष्ठी विभक्ति का एक वचन में बनेगा राज्ञ। क्या बनेगा जी, तो राज्ञ का हिंदी बनेगा राजा के। क्या बनेगा, पुरुष मने आदमी, तो राजा के पुरुष मने राजा के द्वारा नियुक्त किया गया। मान लीजिए जैसे अनिल सर भी बाहर गए हैं, बोलिए हाँ, तो अभी के लिए घर का मालिक कौन है पता है, वो है कैमरामैन। समझ में आ रहा है, तो अनिल सर के द्वारा नियुक्त किया गया आदमी ये अब प्रधान है, हम नहीं है। हम भले पढ़ाएं, अभी 1 घंटे में हम चले जाएं, रुक भी जाएंगे ना, तो भी हम प्रधान नहीं है, वो नियुक्त किए गए हैं, हम तो परमानेंट नहीं है, परमानेंट वो है। समझ पा रहे, तो वैसे राजा के द्वारा नियुक्त किया गया पुरुष में पुरुष शब्द प्रधान है। कौन है,
इसीलिए इसका बनेगा राज पुरुष। क्या बनेगा जी? राज्ञः पुरुष। क्या बनेगा? अच्छा, एक हम आप लोगों के लिए एक उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे सूर्य समझते हैं? सूर्य क्या होते हैं? या सूर्य को आपने देखा है? गोल चपटा कैसा होता है? गोल होता है ना, रोटी की तरह नहीं होती। सूर्य कैसा हो सकता है? सूर्य चलता है अथवा पृथ्वी चलती है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। पृथ्वी चलती है। पृथ्वी दो तरह से घूमती है। कौन कौन गति होती है? घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि सूर्यस्य, अब आप सिया देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? तो जैसे यहां षष्ठी में बनेगा रामस्य। क्या बनेगा? तो यहां भी पुल्लिंग में, चूंकि सूर्य में अंतिम वर्ण क्या था, कोई बता पाएंगे? अंतिम वर्ण क्यों? य में हलंत लगाएंगे, इसके बाद ओ निकल के आता है, ये र पहले रहता है। समझ पा रहा? तो अकारांत पुल्लिंग अगर है तो राम के समान चलेगा, इसमें नो डाउट। मेरी बात समझ में आ रही? आ रहा है ना सबको? तो अगर अकारांत पुल्लिंग होगा तो राम के समान चलेगा। और जैसे राम का षष्ठी में रामस्य हुआ है, राम का षष्ठी एक वचन में क्या हुआ है? रामस्य हुआ है। तो वैसे सूर्य का क्या बना है? कोई डाउट? तो कह रहे हैं सूर्यस्य और क्या? उदय। उदय मैंने होता है सनराइज, समझते हैं ना? तो वो प्रधान है, सूर्य जी प्रधान नहीं है, वो टाइम प्रधान है कि उस समय पे उनको उठना ही होगा। अगर सूर्य एक दिन नहीं उठा ना तो उनको पूरे जीवन का सारा सैलरी कट जाएगा, इसलिए वो समय से निकल गए। समझ में? तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? सूर्योदय। क्या बनेगा? सूर्यस्य उदय। क्या बनेगा? सूर्योदय। समझ में? अब ये इसमें भी अगर आप लोग पूछेगा कि नहीं सर ये यहाँ गड़बड़ हो गया, मामला कैसे हो गया सूर्योदय, तो मामला ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हमने बोला कि ये सिया गायब हो जाएगा, क्या होगा? तो यहाँ क्या बचा लास्ट में? ओ। क्या बचा? और ओ ने कहा ऊ से बाबू अब हम दोनों एक कर लेते हैं क्या? तो याद आ गया, संधि कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? तुम्हारा भी बच्चा बड़ा हो गया, मेरा भी बच्ची बड़ी हो गया, संधि कर लेते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अ और उ के मिलने से फिर प्र जुड़ उपकार क्या बनता था? परोपकार बनता था। हित जुड़ उपदेश और वही सूर्य जुड़ उदय। तो इतना समझ में आया? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? जैसे राम का रामस्य, वैसे सूर्य का सूर्यस्य। इसका उदाहरण हम लोग देख लिए, ग्रामम गता। ग्रामम गता, इसका हम लोग क्या देखें? क्या देखिए? उदाहरण बताइए। हाँ, कुछ उदाहरण दिखे ना? दानेन अर्थ, दानार्थ। इसका उदाहरण कुछ दिखे? भूताय बलि, भूत बलि। इसका चौराट भीत, चौर भीत। इसका सूर्यस्य उदय, सूर्योदय। आगे बढ़े जी, बोलिए हाँ या ना? हाँ करें? चलिए, इसी के साथ हम लोग स्वाहा कर देंगे तत्पुरुष का। मान लीजिए लिखा है रणे पंडित। क्या लिखा है? रण मने समझते हैं क्या होता है? रण मने होता है युद्ध क्षेत्र। क्या होता है? हाँ, रणभूमि। रण मने समझिए युद्ध होता है, रण मने युद्ध, और रण क्षेत्र में अगर होता तो युद्ध भूमि होता। समझ रहे? रण मने क्या होता है? युद्ध, युद्ध। तो रण रणे हैं, तो राम का सप्तमी का एक वचन में याद होगा तो होगा यहाँ रामे। विद्यालय का विद्यालय है, घर का गृह है, पुस्तक का पुस्तक है, कलम का कलम है, रविलाल का रविलाल है, अनिल का अनिल है, सुरेश का सुरेश है, गोविंद का गोविंद है। आपका नाम क्या है? क्या? अनिल? तो अनिल जी, आपका नाम बार बार ले रहे हैं, तो अनिल का अनिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सर जी का नाम भी अनिल है। तो देखिए, अनिल का अनिल जैसे हुआ तो वैसे राम का राम, तो वैसे ही रण का। कोई दिक्कत? सप्तमी पता चल गया। अब क्या है? पंडित। बोले कि रण में यानी युद्ध में जो पंडित है, पंडित समझते हैं? जो टीका लगाते हैं, पीछे लगते हैं, उसको पंडित कहते हैं। गलत आंसर। जो विद्वान है, जो जानकार है, वही विद्वान है, वही पंडित है। समझ में? हाँ, वो हैं। हाँ, बस ओनली ए। कैसे? मोह में हलन, ए और ना। अधिकतर जगह ये नौ रहता है, अधिकतर जगह ये
न रहता है। अधिकतर जगह ये अगर रो कहीं दिखे तो अणा हो जाएगा। नहीं समझ में? अनिल का क्या है? अनिल। आपका नाम है ना? यहाँ कहीं रो दिख रहा है तो रो अगर नहीं है तो यहाँ एकार लगेगा और न रहेगा तो बनेगा अनिले न। बालक का बालक है ना, रविलाल का रविलाल है ना। समझ में आ रहा? हरित का हरिते न, रक्त का रक्ते न। समझ में आ रहा? हाँ। पर यहाँ अगर रो है तो क्या बना? रामेण। क्या बनेगा जी? समझ में आया? आगे बढ़े। तो वैसे यहाँ पर आय आत स्य ए, ठीक, म एन आई आत स्य ए। समझ में? आगे बढ़े। हाँ। और उधर का कुछ और ही होता है। तो इस प्रकार सप्तमी का क्या हो जाता है? लिखा है रणे पंडित, तो क्या बनेगा? रण पंडित। क्या बनेगा? क्यों बनेगा जी? क्योंकि हमने अभी भी बताया जब भी समस्त पद होगा तो विभक्ति अपना स्थान छोड़ के भाग जाएगा। विभक्ति अपना स्थान छोड़ के, इसको ऐसे समझिए ना कि कोई महापुरुष है, कोई महापुरुष है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो ये दोनों सामने आएंगे तो बॉयफ्रेंड इत्यादि लड़का करेगा तो भागेंगे कि नहीं? अरे भाई फूल देने वाला है तो फूल देगा तो लड़के लोग क्या करेंगे वहां पर? अब लड़की की सहेली भी रहेंगी तो वो लोग क्या करेंगे? तकते रहेंगे क्या? तो ये लोग साइड हो जाते हैं, तो विभक्ति साइड हो जाता है, तो बना रण पंडित। समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यही पर तत्पुरुष समास का जो है विभक्ति वाला लोप हो जाता है, माने स्वाहा हो जाता है, खत्म। आगे बढ़े। अभी भी जो हमने आप लोगों को बताने जा रहा था या बताएंगे अभी, तो तत्पुरुष समास का एक भेद का नाम है कर्मधारय समास। क्या नाम है जी? कर्मधारय समास। आपसे पूछ लेगा कि कर्मधारय समास जो है वो किसका भेद है, तो बोलेगा टू मने तत्पुरुष और वन मने एक, तो दूसरा मने तत्पुरुष समास का एक भेद का नाम है कर्मधारय। तब मत पूछेगा कि सर हमको बताएं, कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष समास का एक भेद है। इसमें होता जोता कुछ नहीं है, होता इतना ही है, लिखा है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, अर्थात समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष समास होता है, जिसमें क्या है कि जो बाद वाला पद होगा और जो पहले वाला पद दोनों क्या है? एक दूसरे का विशेषण विशेष्य होगा। विशेषण विशेष्य बताए थे। विशेषण पहले रहता है कि विशेषण बाद में रहता है? विशेषण पहले और विशेष्य बाद में। नील गाय, तो गाय विशेष्य है कि नील विशेष्य है? नील विशेषण है कि विशेष्य है? हमको ये भी समझ में नहीं आता। अच्छा रुकिए रुकिए, नहीं तुक्का कहीं और जाएगा फिर। हाँ जी, नील गाय हमने बोला तो इनमें विशेषण क्या? नील है, और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होगा। तो गाय है ना नीला, गाय पीला नहीं है और होती भी नहीं है, गाय पीला हो ही नहीं सकती। तो बोले कि नीला गाय जो है वो नील क्या है? विशेषण है। तो वही बोले कि जहां पर दो या दो से ज्यादा पद होंगे, सामान्यतः तो दो ही पद होंगे सामान्यतः, लेकिन दोनों में विभक्ति भी क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो विशेष्य का लिंग होगा, विशेष्य का जो वचन रहेगा वही विशेषण होगा। माने आप कितने नंबर का चप्पल पहनते होंगे? 7 नंबर। 7 नंबर, तो आपका दोनों 7 होगा कि एगो 6 होगा एगो 7 होगा? दोनों एक जैसे होगा ना। ऐसा नहीं है कि मेरा एगो 8 होगा एगो 7 हो जाएगा, नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए चला सकते हैं, मतलब भाई का पहन लिए चल दिए, यहाँ चलेगा। मार्केट जाएंगे तो मम्मी का एगो और अपना एगो पहन के जाएंगे क्या? नहीं ना जाएंगे। तो दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। विशेष्य जिस लिंग का होगा, विशेष्य अगर यहाँ राधा है तो यहाँ सुंदर लिखेंगे कि सुंदरी? क्यों? राधा स्त्रीलिंग है, वो लड़की है, और लड़की सुंदर नहीं हो सकती, सुंदरी हो सकती। समझ में आ रहा? अगर यहाँ राम होता तो वहां सुंदरी नहीं लिखते, क्या लिखते? सुंदर होता। क्यों? लड़का सुंदर होते हैं, इसमें कोई डाउट। मेकअप नहीं भी लगाए फिर भी सुंदर ही होते हैं, कमाते हैं, बस इससे सुंदर होते हैं। ये ठीक नहीं रहना बेटा, तो आप कितनों भी मेकअप कर ले, स्वाहा, है ना भैया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पर देवी लोग, हाँ
नहीं, बस सामान्यतः दो ही होंगे, सामान्यतः दो। हाँ, पर इसमें याद इतना रखना है कि एक विशेष्य रहेगा और एक विशेषण रहेगा। इतना समझ में है? जैसे मान लीजिए हैं नीलम उत्पलम, नीलम और उत्पलम। नीलम समझते हैं, उत्पलम समझते हैं। उत्पल क्या होता है? कमल। वेरी गुड, तब आसान है। कमल होता है ना उत्पलम का, और कमल कैसा है तो कह रहे हैं नीलम। क्यों? उत्पलम नपुंसक लिंग में, उत्पलम कौन सा लिंग में? पुल्लिंग होता तो क्या लगता है? यहाँ विसर्ग लगता है। स्त्रीलिंग होता तो आ ई इत्यादि कुछ भी लगता, पर नपुंसक लिंग में हलंत वाला मामाजी टपक पड़ता है हर जगह। जल का जलम, कलम का कलमम, नेत्र का नेत्रम, मुख का मुखम, नयन का नयनम। तो वैसे उत्पलम का उत्पल का उत्पलम। तो उत्पलम विशेष्य है, क्या है? और नीलम विशेष्य है, विशेषण। ये क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बताए जा रहे हैं? उत्पलम की। कैसा है उत्पलम? तो नीलम, तो बनेगा नीलोत्पलम। क्या बनेगा? नीलोत्पलम। अब कुछ पूछना है इसमें? नीलोत्पलम में क्या हो गया? जोर से बोलिए। हाँ, यहाँ जो मौ था ना वो गायब हो गया, और मौ के गायब होने के बाद उ और ल का जो अ था उसमें दोनों मिलने के बाद ओ बन गया। जैसे सूर्य जो उदय बना सूर्योदय। आगे बढ़े। तो यही है क्या? कर्मधारय समास। एक उसका भेद है जिसको आप लोग जानते होंगे, नए समास। क्या नाम है जी? क्या बोलते हैं? न और य, इसीलिए बोलते हैं नए समास। क्या बोलते हैं? नए समास में कुछ नहीं होता है। जैसे न जोड़ अधर्म, सॉरी न जोड़ धर्म, न जोड़ धर्म, तो क्या बनेगा इसका? और अगर हम कहें न और उपस्थित, क्या बनता है? हाँ, क्या बनेगा जी? याद इतना रखना है कि न के बाद क्या, अगर व्यंजन वर्ण आए तो अ बचेगा। हाँ, समझ में आया? अगर हम कहेंगे न पुण्यम, क्या बनेगा? अपुण्यम। न पुण्यम अपुण्यम। न धनम, न मने होता है नहीं, न मने, तो यही न का ही अ बना है, तो यहाँ अ का भी मतलब होता है नहीं। क्या बनेगा? तो अधर्म मने धर्म नहीं है जहां। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। वैसे ही न जोड़ उपस्थित में अगर न के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो यहाँ अन बचता। क्या बचेगा? तो न जोड़ उपस्थित बनेगा अनुपस्थित। हाँ, नहीं उपस्थित है, वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ जो न था, न में हलंत है, लेकिन उ आया तो कह दिया कि यहाँ का जो उ था वो अनु कर लिया, तो बना अनुपस्थित। कोई डाउट नहीं है ना? अगर हम कहेंगे न गौ, तो बनेगा क्या? अगौ। न विद्या, इसीलिए कुछ लोगों को अविद्या बोलते हैं। क्यों? उसमें विद्या नहीं। न ही न, तो बनेगा अहिन। समझ में आ रहा है? और जहां पर स्वर वर्ण हो वहां पर क्या बनेगा? स्वर वर्ण रहने पर क्या बनेगा? अन बनेगा। याद रहेगा? आगे बढ़े तो आपसे पूछ लेगा नए समास किस समास का एक भेद है? तत्पुरुष का। कर्मधारय किस समास का एक भेद है? जोर से बोलिए। हाँ, अब कोई पूछ लेगा आपसे कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा? पहला। तत्पुरुष समास में अंतिम पद, बाद वाला पद। अब हम लोग आते हैं द्वंद्व समास। क्या नाम है जी? तो द्वंद्व से पता चल रहा होगा कि कौन सा पद प्रधान होगा। कौन सा जी? जहां पर दोनों पद प्रधान होगा, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, उस प्रकार के समास को क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। जैसे राम, मान लिए राम च और श्याम च, तो दोनों मिलेगा तो बनेगा राम श्याम।
श्यामौ क्यों हो गया? तो बालक का जैसे द्वितीया का और प्रथमा का द्विवचन में बालक कौ होता है। क्यों? दो है ना, बालक मने एक लड़का, बालक मने दो लड़के, वैसे बालक मने एक लड़का को और बालको मने दो लड़कों को। तो यहाँ राम भी एक लड़का है, श्याम भी एक लड़का है और दोनों प्रधान है, इसमें कोई पहले वाला नहीं है प्रधान, ना ही बाद वाला, तो दोनों प्रधान है, इसलिए दोनों मिलके बना राम श्यामौ। समझ में आया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर कहीं होता गीता च सीता च, क्या बनेगा जी? गीता सीते, क्या बनेगा? क्यों? लता लते होता है, लता के बाद लते होता है, तो गीता सीते हो गया। कोई डाउट? आगे बढ़े। तो ये इसी प्रकार क्या हो गया? स्वाहा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और लास्ट जो बचा है उसका नाम है बहुब्रीहि समास। क्या नाम है जी? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। इसमें होता क्या है ना कि जहां पर न पहले पद प्रधान हो न बाद वाला पद प्रधान हो, अभी तो कोई दूसरा पद प्रधान होगा। हाँ, तीसरा जिसको आप बोलते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, मान लीजिए 10 आननानि यस्य स। 10 मने आननानि मने हाँ, और यस्य मने जिसका, और सह मने वह। तो कौन है जी जिसका 10 सिर है? तो यहाँ न ये प्रधान है न ये कोई सा भी पद प्रधान है। हमने उस समय बताया था, ये गोली मत मारिएगा कि 2 पद आप बताए थे, 2 या 2 से अधिक भी हो, है ना। तो इनमें कोई सा भी प्रधान नहीं है, अपितु जिस आदमी का 10 गो क्या है? मुंडी है, सिर है, तो वो आदमी प्रधान है। ना 10 प्रधान है, ना सिर प्रधान है, ना जिसका है प्रधान, ना वो है, बल्कि वो जिसका है। अगर हम कहेंगे लंब उदर यस्य स, कौन? गणेश। लंबोदर कहलाते हैं उसको, क्या कहलाते हैं? तो 10 आननानि यस्य स, यहाँ बनेगा दशनानि। क्या बनेगा? दशनानि बनेगा नहीं, दशनान। क्या बनेगा? क्यों बना? क्योंकि दशानन। रावण शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है, तो इसीलिए दशानन बन गया। जैसे लंब उदरः यस्य सः बनेगा लंबोदरः, लंबोदरम ये नहीं बनेगा। समझ में आया? इसी प्रकार समास का भेद जो है स्वाहा हो जाता है। समझ में आया? अब आगे बढ़े, पीडीएफ को निकालिए। अच्छा, किसी को घर जाना है? किसी को जाना है? हाँ, तो बताइए कौन कौन आप जाना चाहते हैं? और कोई? आप भी जाना चाहते हैं? और कोई? जो थक के जाना आप लोगों का काम होगा, है ना, तो जाइए या सुन के जाइए? सुन के जाएंगे? आप सुन के जाएंगे कि जाइएगा? चलिए तो सुना देते हैं, सुना दें? हाँ बोलिए। हाँ, द्विगु समास जो है ना, तत्पुरुष समास का भेद है। किसका भेद है? हाँ, जहां संख्या पद होगा, संख्या पद होगा वहां पर द्विगु होगा। जैसे मान लिया होगा पंचवटी, तो बनेगा पंचनाम वटानाम समाहारः पंचवटी। वो किसका भेद है? तत्पुरुष समास का भेद। वैसे भेद ये 4 ही हैं, लेकिन ये तत्पुरुष का वो 3 भेद है। हमने 2 बताया, कर्मधारय और नहीं बताया, वो है नहीं सिलेबस में, इसलिए छोड़ देते। उसका नाम है द्विगु समास। ये किसका है? तो तत्पुरुष का। और कुछ नया नया निकलना चाहिए। और कुछ बढ़े, आगे बढ़े। चलिए तो अब पीडीएफ को निकालना है कम से कम 50 तक तो कर लें, नहीं तो आप लोग कहिएगा 200 का वादा किए थे और वादा करके भूल जाते हैं। नहीं, दोबारा बोलिए। बहुब्रीहि समास और नहीं, दोबारा बोलिए ना। बोलिए दोबारा। एक जैसा होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कोई अच्छे आदमी ही पूछ सकता है, अन्यथा कोई अच्छा आदमी नहीं होगा तो वो नहीं पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। सुनिए,
अगर कहीं रहेगा ना, जैसे 10 आननानि यस्य स, अगर है दशाननः तो क्या बनेगा? बहुब्रीहि। क्यों? क्योंकि दशाननः किसका है? तो रावण जी का है। समझ में आया? अगर कहीं होगा 10 आननानि, दशानानि, तो वो हो जाएगा क्या? कर्मधारय। थोड़ा समझ में है? पीताम्बरः, जैसे पीतम अंबरम यस्य सः, अगर पीताम्बरम होगा, पीताम्बरः होगा तो क्या होगा? कृष्ण जी, जो बहुब्री में आएगा। और अगर हम कहेंगे पीताम्बरम हो गया तो क्या बनेगा? कर्मधारय। समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? उसका अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कहेंगे। पीला है वस्त्र वो, पीला है वस्त्र वो कर्मधारय, और पीला वस्त्र जो धारण करेगा बहुब्री। समझ में आया? पीला है वस्त्र वो कर्मधारय में आएगा। वस्त्र कैसा है? पीला, तो पीताम्बरम हो गया। और पीताम्बरः, पीला जो धारण किया हुआ आदमी है, सह कृष्ण जी। दोनों दे ही नहीं सकता, और दोनों देगा तो गोली मार दीजिएगा जेपीएससी का। ठीक है? कोई मूर्ख आदमी ही क्वेश्चन बनाएगा तो आएगा, और मूर्खों से क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। लेकिन झारखंड है जनाब, कुछ भी हो सकता है। अगर आए तो कंप्लेन करना है। समझ में? विद्या जोड़ आलय विद्यालय ही होगा। हाँ, अगर कोई टीचर या टाइपिंग मिस्टेक में आ नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उधर से कि हमारे द्वारा यह गलती हुई है। समझ में? तो विद्यालय ही होगा, डाउट नहीं करना। समझ में? दूध के बाद क्या बनता है? दही ही बनेगा। दूध के बाद सीधा पनीर नहीं बनेगा। दूध के बाद क्या बनेगा पहले? हाँ, आप कुछ कर देंगे तो रातों रात बन जाएगा, वो आपकी इच्छा है। पर दूध के बाद क्या बनता है? और दही फिर वापस दूध बनता है क्या? आगे बढ़े। और कुछ है तो आप आगे बढ़ने से पहले कुछ बता देते हैं। बताएं? क्या बताएंगे? समास हम लोग पढ़ लिए, यही बताना था। समास हम लोग पढ़ लिए तो अच्छा, गुड न्यूज, बस 1 मिनट और बाकी है, कुछ बता देते हैं। इसके बाद 2 प्रश्न के बाद वो शुभ टाइम पर ही बताना है। सुनिए जी, लिखा है क्वेश्चन, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पकड़ के कुटेंगे, पहला पद कुछ नहीं। अव्ययी भाव समास। दूसरा लिखा है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, माने वाद वाला। वेरी गुड। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, और जिस समास का अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद माने दूसरा पद। समझ पा रहे? हाँ जी। अब 1 और 2 और प्रश्न है। यथाशक्ति का विग्रह पद क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। एकम एकम प्रति का समासिक पद क्या होगा? प्रत्येकम। एकम एकम प्रति प्रत्येकम। गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम। गृहम गृहम प्रतिगृहम। एकम एकम प्रत्येकम। समझ में? आगे लिखा है, मक्षिकाणाम अभावः, तो बनेगा इसका निर्मक्षिकाम। क्या बनेगा? निर्मक्षिकाम, जहां मक्खियां हैं ही नहीं। आगे लिखा है, सुखम प्राप्त, इसका समासिक पद बनेगा सुख प्राप्त। क्या बनेगा जी? अभी भी एक उदाहरण बताए थे शायद। युपाय दारू, तो क्या बनेगा? युपदारू बनेगा। सिंहाद भीतः, जैसे चौराद भीतः, क्या बना? चौर भीतः, तो सिंहाद भीतः सिंह भीतः। असुखम, इसका विग्रह पद क्या होगा? क्यों? 9 के बाद क्या है? सौ है। सुखम में सौ है तो अ बचेगा, तो बनेगा असुखम। आगे है, 9 आदि का क्या बनेगा? अनादि क्यों बना? 9 के बाद क्या है? आ है। 9 के बाद आ है, इसीलिए अन्न हो गया। और अन्न का जो 9 में हलन था, आ से मिल गया तो अना बन गया। और दी है ही अपने आप में बड़ी दीदी। न सत्यम। हाँ, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और 2 को है, इसको समाप्त कर देते हैं। घन इव श्यामः, घन इव श्यामः, तो बनेगा घन श्याम। ये कौन सा है? तो ये भी तत्पुरुष में ही आएगा। कौन सा? कर्मधारय में। रामश्च कृष्णश्च, क्या बनेगा? राम कृष्ण। जैसे अभी बोले रामश्च श्यामश्च, राम श्यामौ। 10 आननानि यस्य स, 10 आनन क्या बनेगा? रावण बनेगा।
संस्कृत में कारक कितने होते हैं? अच्छा, इतना समझ में आया? अब इसको स्वाहा कर देते हैं। याद रखिएगा 54 तक हमने करा दिया है। बाकी 154 या 153 है, देख लीजिए। 153 या 4 होंगे क्वेश्चन, वो आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ में है, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ना समझ में आएगा तो अनिल सर को कह दीजिएगा, हमको ग्रुप में ऐड कर देंगे, हम कभी ऑनलाइन क्लास भी ले सकते। आना ज़्यादा अगर मान लीजिए असंभव हो गया आना, तो हम नहीं आए तो कभी ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। ये आप लोग टेस्ट मान के चलिए कि आप लोग पढ़ लिए टेस्ट को, ठीक है। आप लोगों को गूगल मीट चलाना आता है, हाँ या ना? वैसे गूगल फॉर्म होता है, आप लोग चलाएं कभी? एगो कभी लिंक आप लोग कभी क्लिक किया है? गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं CBSC, तो लिंक आता है, क्लिक करते हैं। तो वैसे व्हाट्सएप पर कभी लिंक आएगा, मान लिया आ गया, ब्लू कलर का होगा, उसको टच करना है। क्या करना है? टच करना। उससे पहले हम अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए तो मेरा नंबर सेव नहीं रहेगा, तो पहला नंबर सेव करिएगा अपने से, अपना मोबाइल में, ठीक है। नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, वो जो लिंक है ना वो ब्लू कलर में बदल जाएगा, फिर उसको क्लिक करना है। क्या करना है? इसके बाद वहां पूछेगा नाम क्या है आपका, और केवल नाम देंगे और मोबाइल नंबर नहीं देंगे किसी का, तो केवल नाम पूछेंगे, समझ पाए? हाँ, और ये पूछेंगे आप 1 है यानी 1 to 6 के लिए है या 6 to 8 के लिए, 1 5 और 6 to 8 के लिए, उतना समझ में है? तो उनमें से किसी एक पर क्लिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट लिखा हुआ रहेगा, स्टार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आते जाएंगे, क्वेश्चन भी आएगा, ऑप्शन रहेगा, जो सही है उस पर टिक लगाना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। जो छोड़ेंगे आप उसका नंबर नहीं मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद तुरंत रिजल्ट शो करेगा 1 सेकंड में, उसी समय आपको पता चल जाएगा 20 में से हमने कितना सही किया, कितना का गलत किया, वो तुरंत बता देगा, ठीक है। और वो सारा डिटेल्स मुझे 1 मिनट में पता चल जाएगा, कितने लोगों ने किस समय पर सबमिट किया, और 5 सितंबर को जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा मेरे ओर से गिफ्ट रहेगा। सच में? ठीक। ये टेस्ट हम 1 सप्ताह के अंदर लेंगे, 1 सप्ताह के अंदर लेंगे। क्वेश्चन यही से आएगा, जो जेटेट में पूछेगा वही से आएगा, समझ में? और ये 5 सितंबर को ही उसका गिफ्ट मिलेगा। हम यहाँ हो तो भी और न भी हो तो 6 सितंबर को मिलेगा, ठीक है। प्रयास करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से 5 सितंबर को। और सांस रही तो अच्छा, गुड न्यूज सुना देते हैं। गुड न्यूज सुना है? वीडियो ऑन है? वीडियो ऑन में ही सुना देते हैं क्या? तो गुड न्यूज ये है कि आज दिन उजाला है, इसमें कौन बड़ी बात है? नहीं, सांस चल रही है सबकी, मेरी भी चल रही है, सबकी चल रही है, अच्छी बात है। तो कल रिजल्ट आया किसी चीज का, पता है ना? हाँ, KBS का, और हमने भी संयोग से दिया था ऐसे गोला वाला, है ना। तो हम भी गोला भर दिए थे। रांची में सेंटर था, सरस्वती विद्या मंदिर धुरवा में, और हम पड़ोसी में पढ़ा रहे थे। कुदलुम नाम का एक स्थान है, आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर में। तो वहाँ 1 साल से हम पोस्टेड थे। पिछले 2025 में ही ज्वाइनिंग हो गया था। 24 में B.Ed खत्म किया, जून जुलाई में, और सितंबर के आसपास उसका फॉर्म निकला, दिसंबर में दे दिए, जनवरी में सिलेक्टेड में आ गए। ट्रेनिंग में जाना था, उससे पहले हमको नियुक्ति भी के लिए भी बुला लिया है, तो बुला लिया। तो इसके बाद हम ट्रेनिंग में गए जून जुलाई में, 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है, इसके बाद फिर नियुक्ति दे दिया। तो वही जहाँ पे ये धुरवा है, धुरवा से जाइएगा आगे थोड़ा सा कुदलुम जगह है, तो वहीं पे ट्रेनिंग मिल गया, ये स्कूल मिल गया। तो वही हम 1 साल तक पढ़ाएं, ठीक है। तो वहीं से हम एग्जाम देने के लिए आए थे। जब TRE 1 था ना, तो TRE 1 मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा था, सच बता देता। क्यों? रीजनिंग मैथ में थोड़ा सा सच बताएं तो दिमाग कम चलता है, दिमाग कम चलता है। घोड़ा दौड़ने में तेज होता है, पर गधा भार ढोने में तेज होता है। इसीलिए लिखा है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित नास्ति कश्चित अयोग्यम, यानी कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं इस संसार में। कोई घोड़ा बनेगा, कोई गधा बनेगा। तो घोड़ा दौड़ने में तेज हो सकता है, गधा भार ढोने में तेज। तो वही तो रीजनिंग मिला के जुला के नेगेटिव मिला के, तो फर्स्ट TRE 1 में आया था मेरा 59 पर सिलेक्ट हो गया था। अब गोला भरने के लिए सिलेक्टेड में आ गए थे, फॉर TRE 2 के लिए सिलेक्ट हो गए थे, नहीं शॉर्ट लिस्ट। फिर आए तो वही धुरवा शिशु मंदिर में मेरा हुआ था एग्जाम, तो वहाँ भी बढ़िया से गोरा। क्योंकि अब जो है अपने सब्जेक्ट का होता है, TRE 2 जो होता है वो किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है। आपका जो सब्जेक्ट है उसका रहेगा। आप रीजनिंग से तंग आप नहीं होंगे, ठीक है। बस एक बार छलांग लगा दीजिए, उधर नहीं दिक्कत होता। फिर उसमें भी हमने गोला भर दिया था और बढ़िया भर दिया था। 60 नंबर, मैंने 60 का संस्कृत होगा षष्ठी, याद कर लीजिए, 60 षष्ठी ऑप्शन में आए तो कर लीजिएगा।
तो 60 का जो गोला भरने के लिए आया था OMR, क्या बोलते हैं, हाँ वही तो वही घोड़ा गेला क्या बोलते हैं, घेरा कर दिए थे गोला में। तो उसमें मेरा आया था, जो आंसर की जारी किया था CBSE ने, तो उसमें आया था मेरा 53। कितना आया था? 53। 2-4 को सपने में कुछ गड़बड़ कर दिए होंगे, जिए तो नहीं, मैंने सपने में मैंने सांस नहीं ले रहे होंगे। तो इसके बाद जो भी हुआ उसको, उधर जो 40 था उधर का भी मार्क्स जारी हुआ और कल फाइनल मार्क्स उसका निकला। तो मार्क्स नहीं दिखाया, उसमें शॉर्ट लिस्ट दिखाया कि आप सिलेक्टेड हैं फॉर इंटरव्यू और नो। तो जिसका नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिला, और जिसका है तो उसको पहले प्रेफरेंस भरने के लिए दिया जा रहा है, आपको कहाँ कहाँ नौकरी चाहिए। तो हम सामने डाल दिया, रांची, पटना, भुवनेश्वर, ये कलकत्ता, सबका स्टेट का कैपिटल दिया, ठीक है। तो बस उसी में सिलेक्टेड हुए हैं अब इंटरव्यू के लिए। तो यही बधाई के पात्र हैं, समझ रहे हैं। चलिए बजाइए ताली। हाँ, वही बाकी है। अब मैंने उस सीट तक के लिए हम एलिजिबल हो गए हैं, इंटरव्यू का सीट 2 बार ले लिया। TRE 1 हो गया, फिर TRE 2 हो गया, उसका रिजल्ट कल शाम को आया। हाँ, अंधेरा हो चुका था कल 25 तारीख, कल 25 था ना, हाँ 25। तो धक धक हो रहा था हृदय। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे ना तो कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। और एक दिन हम निकल रहे थे यहाँ से, तो सर बोले कि आप लोग लाइट वाइट जला के छोड़ देते हैं। तो सर बोले कि कुछ श्लोक सुनाइए, तो हम श्लोक सुना दिए थे, वही सुनाने वाले। तो लिखा है ईशोपनिषद, एक उपनिषद है जिसका नाम है ईशोपनिषद। क्या नाम है? इस उपनिषद बनेगा शादी करके ईशोपनिषद। तो उसी में है कि माँ निषाद नहीं, ईशोपनिषद में है, भूल गए, यत्किंचित जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन गुंजिता मा कृतस्य धनम। अच्छा, जब याद आएगा तब बताएंगे, यहाँ का वीडियो कट जाएगा, हमको भी पता है, काट देना। ईशावाच, हाँ जी याद आ गया। लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृतस्य धनम। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है ना, आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं ये तो सर बनवाए हैं, ये तो मेरे पिताजी की स्कूटी है, ये तो मेरे पिताजी का बाइक है, तो ये पिताजी का नहीं है, नहीं ये सर का है, नहीं ये हम अगर कलम खरीदे ये मेरा है, नहीं, सब उसी का है, ऊपर वाले का है। जिसे आप ईश्वर कहे, गॉड कहे, आप प्रभु कहे, अल्लाह कहे, जो कहना है कहिए, पर उन्हीं का है। तो उनका क्या करना चाहिए? तेन त्यागते न भुंजिता, उन पदार्थों का ना त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। आपको अगर 1 गिलास पानी पीना है तो नल से आप 1 ही गिलास लीजिए। क्यों? अगर आपने 2 गिलास ले लिया, 1 गिलास पी लिया और 1 गिलास को आप नाली में गिरा दिया, तो अगला अगर कोई प्यासा आदमी होगा या आपकी मम्मी भी होगी तो उसको पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। चाहे आप कलम का यूज कर रहे हैं, कलम अगर आपको 5 ही चाहिए तो 5 ही ले लीजिए, लिख के खत्म करिए। 4 जैसे ही खत्म होने वाला है, 5वां खत्म शुरू करते ही आप फिर से 5 मंगाइए। समझ में आ रहा है? तो यही बात है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो है उपनिषदों में कही गई हैं, और कभी अध्ययन करना चाहिए, कभी अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन में स्टडी होता है। इन्हीं के साथ आज समाप्त करें। हाँ यस सर, बहुत थक जाते हैं ना तो फिर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग पढ़िएगा, है ना। और वही एक दिन कभी आएगा लिंक, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा सर जी को पर ऐड के लिए, है ना। फिर हम ऐड हो जाएंगे, कभी लिंक आएगा, टच करना है, आसान है। लास्ट में स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, क्वेश्चन आते जाएगा, 4 ऑप्शन से ऐसे ऐसे कर देना है, जैसे आप लोग करते होंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं ना जी शॉर्ट्स देखते हुए, तो वही करना है ना। और लास्ट में सबमिट कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। और फिर गिफ्ट मिलेगा कितने तारीख को? 5 सितंबर, ठीक है। इसी के साथ सभी को नमस्ते, जोहार, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमः संस्कृताय। ये वाला लगा देना लास्ट में। हाँ चलिए, थैंक यू नहीं बोलते हैं, धन्यवाद।